हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में, जो कि हाइड्रोस्टैटिक चैप्टर का ही एक टॉपिक है। इसकी पिछली क्लास में हम लोगों ने हाइड्रोस्टैटिक के बारे में बात किया था, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी लगाए थे और उसकी पूरी थ्योरी को समझा था। पूरे 2 घंटे की क्लास चली थी, जिसमें हमने सारी चीज़ों को एक ही पूरे लेक्चर में, क्योंकि 2 घंटे की क्लास चली थी, तो थ्योरी और न्यूमेरिकल हर एक चीज़ को अच्छे से समझ लिया था। और आज की क्लास में उसका एक और टॉपिक है जिसका नाम होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इसके बारे में हो सकता है आपने सुना हो कहीं ना कहीं, या फिर कभी ना कभी तो इसके बारे में कहीं ना कहीं सुना होगा या फिर पढ़ा होगा। ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इसको हम लोग कहते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। हिंदी में बात करें तो आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो ये क्या कहता है, इस पे क्या क्वेश्चन बनते हैं, क्या इसके रूल्स होते हैं, क्या इसके फॉर्मूले होते हैं, बहुत सारी चीजें आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम लोग इसकी पूरी थ्योरी को बात करेंगे और साथ में साथ इसके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, उन सब की बात करने वाले हैं। तो आपको क्लास में लास्ट तक बने रहना है, अपनी कॉपी पेन उठा लेनी है, फोन को बड़ी स्क्रीन पे कर लेना है और चीजों को समझते चलना है, और जो क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं उनको करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और उसके साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी करके रखना है, वीडियो को लाइक करना है। इन सारी चीजों को आप पहले कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा बहुत अगर आप इन चीजों को करते हैं तो हमको और मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और भी बेहतर करें। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पर आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को जो इधर हमने बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है, आपके लिए ही लिखा है, तो इसको समझाने से पहले हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं कि आप कभी भी कोई चीज तैरती हुई देखे हैं पानी में या फिर किसी भी लिक्विड में? कोई चीज तैर रही है, जैसे कि आपने तालाब में देखा होगा कि कोई नाव तैर रही है, ठीक है, या फिर कोई लकड़ी का टुकड़ा उसमें तैर रहा है, या फिर कोई आदमी उसमें तैर रहा है। ठीक है, तो आपने कभी कोई चीज तैरती हुई तो देखी ही होगी। ठीक है, या फिर आपके घर में बाल्टी में कोई पानी रखा हुआ है, उसमें कोई चीज मान लीजिए गलती से कोई चीज उसमें गिर गई, कि कोई प्लास्टिक की चीज या फिर किसी भी चीज की, तो आप देखते हो कि उसमें वो तैर रही है। और कभी कभी आप देखते हैं कि कोई चीज उसमें डूब जाती है। ठीक है, और आप कभी कभी ऐसा भी देखते होंगे कि वो चीज जो है आधी अंदर है और ऊपर थोड़ा सा निकली हुई है, लेकिन ऐसे तैर रही है। इस तरीके से आपने तरह तरह से जो चीजें हैं उसको देखा होगा। तो यही जो पूरा सिस्टम यहाँ पर बनता है, इसी को लेकर के एक सिद्धांत बनाया गया, एक प्रिंसिपल बनाया गया, एक रूल बनाया गया, जिसको हम लोग कहते हैं आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। आर्किमिडीज ने इस चीज को देखा और उसको समझा, और उसका क्या किया, मैथमेटिक्स के रूप में उसका एक फॉर्मूला दिया कि ये जब कोई चीज डूब रही है तो उस पर इस तरीके के फोर्सेस लगेंगे, इस तरीके का उसका भार होगा तो ये होगा, इसका ये घनत्व होगा। हर एक चीज को उन्होंने डिफाइन किया और बताया कि क्या क्या चीजें होती हैं, जिसके बारे में अभी हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो आर्किमिडीज सिद्धांत हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो हम लोग उस चीजों पे पढ़ने वाले हैं जो पानी से मतलब पानी में होती हैं, या फिर किसी फ्लूइड के अंदर होती हैं, जो कि तैर रही होती हैं, या फिर उसके अंदर डूबी हुई होती है। बात समझ पा रहे हैं? तो पूरा पूरा समझ पाए कि हमको पढ़ना क्या है। अब देखिए यहाँ पर जब कोई चीज तैर रही होती है तो वो तैरती क्यों है? जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर पानी भरा हुआ है, ठीक है, या फिर तालाब है, यहाँ पे पानी भरा हुआ है, और इसमें क्या करें, हम इस मार्कर को डाल दें। और मार्कर क्या है, जैसे मार्कर नहीं, मान लीजिए कि हमारे पास एक बॉटल है, ठीक है, ये बॉटल है, इस बॉटल को हम खाली रखें, ठीक है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, थोड़ा बहुत पानी होगा, उससे मतलब नहीं है। तो मान लीजिए कि बॉटल खाली है, ठीक है, और इसका हम ये जो है कैप लगाएं और इसको बंद कर दें, और बंद करने के बाद इसको हम उसमें डाल दें। तो आपके हिसाब से ये क्या होगा, इसमें फ्लोट करेगा, मतलब ऐसे तैरेगा, कि इसमें डूब जाएगा? आप कहेंगे कि ये तैरेगा, क्योंकि इसमें खाली है और इसमें बंद कर दिया तो इसके अंदर हवा है, तो जिसके वजह से इसको डूबने नहीं देगा, तो ये तैरता रहेगा। ठीक है, तो अब ये तैर रहा है, ठीक है, तो तैरने की वजह से जैसे कि ये तैर रहा है, तो तैर रहा है, तो अब यहाँ पर ये कुछ ना कुछ तो वजन है, तो पानी पर कुछ ना कुछ नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, पानी पर ये कुछ ना कुछ नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, और पानी इसको कुछ ना कुछ ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, तभी तो ये पानी पे ऐसे टिका हुआ है। भाई कोई चीज अगर टिकी हुई है, जैसे समझिए, जैसे कि अब हम मार्कर से समझाना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मार्कर है, मार्कर अगर हम इस तरीके से पकड़ लिए हैं, तो ये चीज हमने आपको पहले भी समझाई है। जैसे कि मार्कर हमने ऐसे पकड़ लिया है, तो ये ऐसे टिका हुआ, कहने का मतलब क्या है कि जितना हम इधर की उंगली से फोर्स लगा रहे होंगे, उतना ही इधर से ही फोर्स लगा रहे होंगे, इक्वल इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, तभी ये अपनी जगह है। अगर हम इस उंगली का फोर्स बढ़ा देंगे तो ये देखिए इधर टिल्ट हो जाएगा। अब देखो इसको, इस पे भी हमको फोर्स लगाना पड़ा इसको रोकने के लिए, लेकिन अगर उतना ही रहता तब तो ये एकदम बहुत आगे ही चला जाता।
ठीक है। और जैसे ही हम इसमें बराबर फोर्स लगाते हैं दोनों तरफ से, देखिए हम इसमें खूब फोर्स लगा रहे हैं, देखिए हाथ पे काफी फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, जिसके वजह से ये क्या है, उसी जगह पर टिका हुआ है, थोड़ा बहुत हिल रहा है। अब ये जैसे ही अगर इधर हुआ तो ये फिर भाग जाएगा, फिर इस पे टॉर्क आ जाएगा, वो सब अलग चीज है। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि अगर कोई चीज टंगी हुई है तो उस पे फोर्सेस लग रहे होंगे, ठीक है। तो जैसे ये इस पे पानी पे से तैर रहा था, तो कहने का मतलब है कि एक इसके नीचे की तरफ तो फोर्स लग ही रहा होगा, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ मास है। अब मास की वजह से भाई कोई चीज वजन होती है, उस पर एक फोर्स लगता है। देखिए ये वजन है, इस पर फोर्स लगता है, धरती लगाती है, ठीक है, अर्थ हमारी लगाती है। तो ये नीचे की तरफ तो नहीं गिर पा रहा है क्योंकि बीच में पानी है, लेकिन फिर भी कोई चीज कैसे गिर जाती है, कोई चीज तो छोटा सा पत्थर डालते हैं तो वो तो नीचे चला जाता है, लेकिन ये क्यों नहीं जा रहा। तो कहने का मतलब है कि इसको ऊपर की तरफ भी कोई खींच रहा होगा। सोचिएगा, क्या अभी हमने कहा कि जैसे पानी है, पानी में पत्थर डालते हैं तो वो नीचे चला जाता है, लेकिन इसको आप डालते हैं तो ये नीचे नहीं जाता। क्यों? क्योंकि इसको कोई ऊपर की तरफ खींच रहा होता है, और जो आपको दिख नहीं रहा होता है, ठीक है, जो आपको दिख नहीं रहा। तो अब पत्थर जैसे ही आप डालते हैं, पत्थर को में ऊपर की तरफ कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा, उसमें केवल नीचे लग रहा होगा, इसी वजह से वो सीधे जा करके एकदम उसके जहाँ तलहटी होती है, जहाँ नीचे सरफेस होता है, वहां पे बैठ जाता है। लेकिन अगर बात करें इस बॉटल की जो कि बंद है, अगर इसको आप डालेंगे तो ये उस पर टंगा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई ना कोई तो इसको खींच रहा होगा। बात समझ पा रहे हैं? अभी ये प्रिंसिपल क्या है, क्या रूल है, उस सब पे आएंगे, लेकिन बेसिक अगर किसी चीज को देखें, जो आर्किमिडीज थे उन्होंने इसी तरीके से तो सोचा होगा कि यार अगर हम पत्थर डाल रहे हैं तो वो तो नीचे चला जा रहा है, ठीक है, नीचे चला जा रहा है, यानी कि कहने का मतलब उस पर केवल नीचे की तरफ ही फोर्स लग रहा होगा, तभी तो उस पर नीचे की तरफ मूवमेंट हो रहा है, ऊपर की तरफ कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा, या फिर हो सकता है लग रहा हो लेकिन बहुत कम लग रहा हो, नीचे वाला फोर्स ज्यादा हो जिसकी वजह से वो नीचे चला जा रहा है। लेकिन जैसे ये चीज इस पे तैर रही है, पानी पे ये चीज तैर रही है, तो इसका मतलब ये है कि इधर नीचे की तरफ जितना इस पे फोर्स लग रहा होगा, उतना ही फोर्स इधर ऊपर की तरफ भी लगाया जा रहा होगा। अब क्यों लग रहा है, कौन लगा रहा है, वो सब बाद की बात है, वो सब हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। आर्किमिडीज आज हम लोग बनेंगे, लेकिन कब, पहले ये समझें कि ये तैर रहा है, इसका मतलब कि इधर भी एक फोर्स लग रहा होगा और एक फोर्स इधर भी लग रहा होगा। ये इस चीज से आप हमारे सहमत हैं कि नहीं है, मतलब इस चीज से आप एकदम क्लेरिफाई हैं कि नहीं है कि इस पर दो फोर्स लग रहे होंगे, एक नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ, और दोनों लगभग बराबर होंगे, तभी तो वो बीच में तैर रहा है। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, चलिए। तो अब अगर आप इन चीजों को समझ चुके हैं, अब आते हैं थोड़ा से यहाँ पर जो हमने लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा हुआ है अप थ्रस्ट। क्या लिखा हुआ है? अप थ्रस्ट। अप थ्रस्ट क्या होता है, क्या कहते हैं इंग्लिश में? इसको कहते हैं उत्प्लावन। क्या कहते हैं? उत्प्लावन। क्या कहते हैं? उत्प्लावन। उत्प्लावन एक तरीके का बल होता है, जैसे कि अभी हम आपको बता रहे थे कि इस पर एक ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, इसको कोई ऊपर ढकेल रहा होगा, ये नीचे जाना चाह रहा है लेकिन इसको कोई ऊपर भी ढकेल रहा होगा। तो ऊपर जो ढकेल रहा है, जो बल ऊपर ढकेल रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल कहते हैं। उसी को आर्किमिडीज ने क्या कहा? उत्प्लावन कहा। क्या कहा? उत्प्लावन कहा। ऊपर की तरफ लगने वाला बल कहा, ऊपर की तरफ लगने वाला बल कहा, और उसका नाम दिया उत्प्लावन। इंग्लिश में इसको कहते हैं अप थ्रस्ट। अप मतलब ऊपर की तरफ, उस पर थ्रस्ट लग रहा है, फोर्स लग रहा है। बात क्लियर है? चलिए, तो समझ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर इसको पढ़ते हैं, इरेज हो गया क्या? अब यहाँ पर इसको पढ़ते हैं कि क्या ये लिखा हुआ है। तो देखिए लिखा हुआ है कि द्रव, यहाँ पर द्रव मतलब कोई भी द्रव हो सकता है, ठीक है। द्रव अपने अंदर डूबी हुई वस्तु पर, ध्यान से सुनिएगा जो अभी हमने आपको बताया, ठीक है। द्रव अपने अंदर डूबी हुई वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है, इसे उत्प्लावन बल कहते हैं। अब आपको देखिए अच्छे से समझ में आ गया, एक बार हमने पढ़ा, समझ में आ गया। अब आप समझ पा रहे हैं ना कि यहाँ पर जो इसको, ये तो नीचे जा रहा था, जाना चाह रहा था, जैसे पत्थर अगर इतना बड़ा हम डालेंगे तो नीचे भागना शुरू कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको डाल रहे थे, क्योंकि ये इसके अंदर खाली है, हवा है, ठीक है, और इसको हमने कैप लगा करके बंद किया, तो ये नहीं जा पाएगा नीचे। क्यों? क्योंकि इसको कोई ऊपर ठेल रहा होगा। बात समझ पा रहे हैं? और कौन ठेल रहा होगा? कौन ठेल रहा होगा? उसी का नाम तो हमने कहा ना, उत्प्लावन बल है। तो उत्प्लावन बल को अब समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर अब आपसे कोई पूछता है कि उत्प्लावन बल क्या होता है, तो हम ये आशा करते हैं कि आप बता पाएंगे कि उत्प्लावन बल क्या होता है, ठीक है। नीचे की तरफ जो फोर्स लगने जा रहा है, उसके ऊपर की दिशा में फोर्स लगाता है, इसी वजह से कोई चीज तैरती रहती है, ठीक है।
चलिए, तो अब देखिए ये तो हो गया कि भाई हमारी थ्योरी हो गई कि उत्प्लावन बल ये होता है, लेकिन अब इस उत्प्लावन बल को कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैसे पता करेंगे कि उत्प्लावन बल जो लग रहा है वो कितना लग रहा है। ठीक है, तो उसका एक्सपेरिमेंट किया गया, वहां से पता हमको ये चला कि जो उत्प्लावन बल लगता है, जो यहाँ पर कोई भी वस्तु हो सकती है, ये हमारा बॉटल हो सकता है, वो कोई लकड़ी का टुकड़ा हो सकता है, वो खुद आदमी हो सकता है, कोई पनडुब्बी जहाज, पनडुब्बी नहीं, वो जो ऊपर वाली शिप वाली जहाज होती है वो हो सकती है, पनडुब्बी भी हो सकती है। ठीक है, तो कुछ भी चीज हो सकती है वहां पर जिस पे उत्प्लावन बल लगेगा। तो वो उत्प्लावन बल कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो उत्प्लावन बल कैलकुलेट किया जाएगा हटाए गए द्रव का भार। मतलब कि जैसे हम इस चीज को ऐसे डालेंगे तो क्या होगा कि ये पूरा का पूरा तो डूबेगी नहीं, पूरा का पूरा डूबेगी नहीं। अब देखिए यहाँ पर डायग्राम से थोड़ा सा समझते हैं। देखिए पूरा का पूरा तो डूबेगी नहीं, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जैसे देखिए ये चीज आप देख पा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये सेम वही कंडीशन है कि यहाँ पर ये चीज तैर रही है। ठीक है, अभी ये क्या है, F क्या है, W क्या है, सब से मत सोचिए, बस आप इस डायग्राम को देखिए। तो यहाँ पर देखिए कोई वस्तु है जो कि ये पानी में पानी भरा हुआ है, इसमें रखा हुआ है, तो आधी देखिए डूबा हुआ है और आधा जो है इसे ऊपर जो है लगभग वो तैर रहा है। ठीक है, पानी के ऊपर तैर रहा है। तो यहाँ पर कहा गया कि उत्प्लावन बल जो इस पे लग रहा होगा, जो इस पर उत्प्लावन बल अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा होगा, वो कितना होगा, हटाए गए द्रव के भार। तो यहाँ पर ये जो आपका ये जो पिंड है, ठीक है, वो क्या कर रहा होगा, कुछ ना कुछ पानी को हटा रहा होगा, कुछ ना कुछ द्रव को हटा रहा होगा। अब वो पानी हो सकता है, वो ऑयल हो सकता है, वो कोई भी लिक्विड हो सकता है। तो यहाँ पर भाई अगर आप कोई चीज कहीं पर रखेंगे, जैसे कि आप पानी में क्या करते हैं, अपने हाथ को डालते हैं तो पानी वहां से हटता है ना। जैसे पानी मान लीजिए कि एक हमने बाल्टी में एकदम बराबर पानी भर लिया, एकदम बराबर, ठीक है, और उसमें हमने अपना हाथ ऐसे डाल दिया, तो अगर हम उसमें अपना हाथ डालेंगे तो हमारा हाथ के लिए भी तो वहां पर बाल्टी में जगह चाहिए। तो जब डालेंगे तो पानी जो है वो कुछ ना कुछ बाहर चला जाता है। क्यों? क्योंकि अब हाथ आ गया है तो उसका जगह तो हाथ ने ले लिया, तो अब बाकी का पानी कहाँ पर रहेगा भाई, वो तो बाहर छलक जाएगा ना। तो वही चीज यहाँ पर है कि जो जितना ये पानी जो है हटाता है, देखिए इतना हटा रहा होगा ना, इतना पानी हटा रहा है, इतना पानी हटा दिया, ऊपर तक नहीं, इतना पानी, बस इतना वाला, ठीक है, इतना पानी जो है ये हटा रहा है। तो इतना पानी क्या हो जाएगा, ये इतना जो यहाँ पर द्रव आ रहा होगा उसका भार, ठीक है, उसका भार। तो कहने का मतलब है कि उत्प्लावन बल क्या होता है, जितना यहाँ से द्रव कोई चीज हटाती है उसका भार ध्यान रखिएगा, भार की बात हो रही है। ठीक है, और अब इस चीज को कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए होता है m इंटू जी। m आपका क्या होता है, मास होता है, द्रव्यमान होता है। और द्रव्यमान में जब हम g का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण का मल्टीप्लीकेशन। अब देखिए छोटी छोटी चीज समझते चलिए, क्योंकि कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इस चैप्टर में कंफ्यूजन बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक चीज आपको याद रखना है कि भार और द्रव्यमान दो चीजें होती हैं। ठीक है, एक होता है भार, जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको हम लोग मतलब भार और द्रव्यमान में क्या रिलेशन होता है वो देखिए। द्रव्यमान एक होता है भार, एक होता है द्रव्यमान। तो द्रव्यमान और भार बराबर कब होंगे, जब इसमें हम जी का मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये चीज, ठीक है, तो यहां पर भार क्या होता है, मतलब कि द्रव्यमान में अगर हम जी का मल्टीप्लाई कर दे स्मॉल जी में, तो वो क्या बदल जाता है, भार में कन्वर्ट हो जाता है। या फिर भार में हम जी का डिवाइड कर दें, इसको हम इधर भी तो ला सकते हैं, इधर ला सकते हैं, तो वो भार में कन्वर्ट हो जाएगा। तो भार और द्रव्यमान एक चीज नहीं होती है। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए, अब भार की यूनिट क्या होती है, भार की यूनिट आपकी न्यूटन होती है, इसकी यूनिट, भार की यूनिट न्यूटन होती है, और द्रव्यमान की यूनिट केजी होती है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हटाए गए द्रव्य का भार, तो उत्प्लावन बल जो यहाँ पर लग रहा होगा किसी भी वस्तु पर, उसको कैलकुलेट करने के लिए हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना जो द्रव है हटाया गया और उसका भार कितना है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर उसका मास, जितना वो उसका मास, ठीक है, यानी कि उसका द्रव्यमान, और जी से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, द्रव्यमान ये किस चीज का द्रव्यमान, वो पानी का द्रव्यमान। ठीक है, पानी का द्रव्यमान होगा कुछ ना कुछ, भाई इतना केजी पानी, इतना लीटर पानी, जो भी। ठीक है, तो उसका द्रव्यमान, और उसके बाद यहाँ पर जी के मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। अब यहाँ पर मान लीजिए कि हमको m नहीं पता है,
ठीक है, हमको m नहीं पता है, तो हमको एक चीज यहाँ पर पता होनी चाहिए कि m से हम v और d ला सकते हैं। ये v और d क्या है? v आपका वॉल्यूम है, वॉल्यूम यानी कि आयतन, और d यानी कि डेंसिटी है। ठीक है, कहीं कहीं आपको ये d ना दिख करके रो भी दिखेगा, ऐसे इस तरीके का एक रो देखने को मिलेगा, रो। ठीक है, ऐसे रो, तो रो भी हम लोग कभी कभी लिखते हैं, कभी कभी डी भी लिखते हैं, तो आप यहाँ पर डी लिख लीजिए। तो यहाँ पर m से ये कैसे आ गया, तो अब इस चीज को भी लिखिए। इसके पहले यहाँ पर जो हमने लिखा है तो उसको लिख लीजिएगा कि भार बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित जी, उसको लिखिएगा। इसके बाद दूसरी चीज लिखिएगा, फिर से दूसरी चीज ये लिखिएगा कि घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। देखिए ये जो आपको रिलेशन दिख रहा है, ये तीन चीजों में रिलेशन दिख रहा है। किसमें किसमें? घनत्व, द्रव्यमान और आयतन में, घनत्व, द्रव्यमान और आयतन में। तो यहां से अगर आपको द्रव्यमान और आयतन पता है तो घनत्व निकाल सकते हैं, घनत्व और आयतन पता है तो द्रव्यमान निकाल सकते हैं, द्रव्यमान और घनत्व पता है तो आयतन निकाल सकते हैं। बात समझ पा रहे हैं? तो यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने देखा कि हमारे पास m है, m यानी कि द्रव्यमान, मास, ये आपका m होता है, इसको हम लोग m कहते हैं, इसको हम लोग v कहते हैं, और इसको हम लोग d कहते हैं, d। ठीक है, d यानी कि डेंसिटी कहते हैं। ठीक, इस तरीके से। तो हमको m निकालना था, तो हमने इस चीज को इधर भेज दिया, आयतन को इधर भेजेंगे तो क्या होगा, इधर डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो टोटल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इधर बन जाएगा d इंटू वी, और इधर क्या रहेगा, केवल m। तो ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो यही चीज तो हमने किया कि m अगर हमको नहीं मालूम है, हमको उसका द्रव्यमान नहीं मालूम है, तो द्रव्यमान निकालने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, घनत्व और आयतन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये v आपका आयतन हो गया, वॉल्यूम हो गया, और d आपकी डेंसिटी यानी कि घनत्व हो गया, और g का जो मल्टीप्लाई है वो तो रहेगा ही। तो टोटल यहाँ से आपका फॉर्मूला बन जाएगा v d और g, क्या बन जाएगा, v d g। ठीक है, तो v d g यहाँ पर आपका फॉर्मूला ये बन गया है। तो अब अगर हमको किसी भी चीज का उत्प्लावन बल निकालना होगा, ठीक है, यहाँ पर उत्प्लावन बल निकालना होगा कि कितना उत्प्लावन बल यहाँ पर लग रहा है, तो ये जो आपका ये v है, ये v क्या है, v आपका आयतन है। और किसका आयतन, ये भी जानना जरूरी है, किसका आयतन भाई, तो इसको हटा दिया जाए, इसको लिख लीजिए। यहाँ पर ये जो आयतन है आपका द्रव का आयतन है, किसका आयतन है, द्रव का आयतन। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम लिखें इसी चीज को हिंदी में लिखें, तो हटाए गए द्रव का आयतन, ठीक है, हटाए गए द्रव का आयतन। ठीक है, ये v हो गया। और d क्या है, d क्या है, मल्टीप्लाई में करके आगे लिखिएगा, द्रव का घनत्व। हिंदी में लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर, या फिर जो बच्चे इंग्लिश में वो इंग्लिश में लिख लेंगे इस चीज को, क्योंकि यहाँ पर घनत्व मतलब समझना जरूरी है कि किस चीज की आयतन की बात हो रही है और किस चीज के घनत्व की बात हो रही है, क्योंकि कंफ्यूजन होता है। ठीक है, क्योंकि अभी आपको बहुत ढेर सारे घनत्व और बहुत ढेर सारे आयतन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर ये जो आयतन होता है ये किसका होता है, द्रव का, और यहाँ पर घनत्व किसका होता है, द्रव का। ठीक है, उसके बाद क्या है, इंटू में आप जी कीजिए, जी आपका क्या होता है, इसको भी लिख दे हिंदी में, गुरुत्वीय त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, ये हो गया। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला आपको हमने बताया, आपको ये समझ में आना चाहिए और इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। इसके बाद आप समझ गए कि उत्प्लावन बल क्या होता है। उत्प्लावन बल कैसे लगता है कि मतलब कितना लगता है, हटाए गए द्रव के भार के बराबर लगता है। अब उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हटाए गए द्रव का आयतन, मतलब जितना आयतन द्रव का हटा, जैसे कि ये आपका पिंड है तो इसने कुछ ना कुछ द्रव को हटाया होगा, तो उसका आयतन ले लीजिए, और उसके बाद उस द्रव का घनत्व ले लीजिए यानी कि उसकी डेंसिटी ले लीजिए, और उसके बाद यहाँ पर उसका गुरुत्वीय त्वरण g ले लीजिए। g की वैल्यू आपकी 9.8 रहती है, वैसे ये बाद में जाकर के आगे कट जाएगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप g ले सकते हैं। तो ये गुरुत्वीय त्वरण होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आप उत्प्लावन बल का कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये देखते हैं कि उत्प्लावन बल तो हमने समझा, अब ये देखते हैं कि जो आर्किमिडीज थे उन्होंने कहा क्या था।
ठीक है, ये तो हमारी बातें हो गई जो आपस में हम और आप कर रहे थे कि भाई एक तालाब है जिसमें हमने खाली बोतल डाला और बोतल के ऊपर फोर्स लग रहा होगा, एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ, और क्योंकि ये टंगा हुआ है तैर रहा है तो यानी इसके कहने का मतलब है कि नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा, ऊपर की तरफ भी एक फोर्स इस पर लग ही रहा होगा। तो यहाँ से हम सोचे कि ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है उसका क्या नाम होगा, तो ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है उसका अपथ्रस्ट नाम होगा यानी कि उत्प्लावन नाम होगा। तो यहाँ पर हमने उस उत्प्लावन बल को कैलकुलेट करने का तरीका देखा, ये चीज आ गई, ठीक है। लेकिन जो आर्किमिडीज थे उन्होंने क्या कहा है, उनका स्टेटमेंट क्या है, सुनिएगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है। उन्होंने कहा कि जब कोई वस्तु, ध्यान सुनिएगा, जब कोई वस्तु किसी द्रव में डुबोई जाती है, जब कोई वस्तु किसी द्रव में डुबोई जाती है, ऐसा डुबाई जाती है। अब डुबाने में उसमें कई तरीके से हो सकता है, भाई हमने उसमें छोड़ा वो सीधे नीचे चला गया, या फिर हमने छोड़ा वो बीच में कहीं पर ऐसे टिका हुआ है पानी के अंदर, ना एकदम नीचे जा रहा है ना ऊपर आ रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है हमने छोड़ा ऐसे पानी पे ही तैर रहा है, ठीक है। तो डुबोई जाती है। अब ये डुबोने का हमने बताया ना कि कई तरीके से हो सकता है, पूरा पूरा डुबोना भी हो सकता है और आंशिक रूप से, जैसे कि ये पूरा पूरा डूबा हुआ है, ये आंशिक रूप से आधा डूबा हुआ है आधा नहीं, ठीक है। तो डुबोने में यहाँ पर ये मत सोचिएगा केवल डुबोने का ही कि एकदम अंदर ही, ठीक है, वो आधा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। तो जब कोई वस्तु को किसी द्रव में डुबोई जाती है, मतलब वस्तु को किसी द्रव में डुबोया जाता है या फिर डुबोई जाती है, तो उसके भार में कमी का आभास होता है। ओहो, अब देखिए नई चीज यहाँ पर आई क्या, आर्किमिडीज ने जो कहा है। अच्छा, जैसे कि आपने कभी इस चीज को रियलाइज किया है कि जब आप, अगर आप कभी भी पानी में तैरे हुए हैं, अगर आपने कभी तैराकी की है पानी में, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ या फिर कहीं पर भी, तो उसमें वहां पर आपने एक चीज रियलाइज की होगी कि जब आप तैर रहे होते हैं तो आपकी अपनी बॉडी बहुत हल्की लगती है, या फिर कोई भी चीज जैसे होती है उसका वैसे धक्का मारेंगे तो बहुत ही आसानी से जाने लगेगा। जैसे कोई वजन चीज है, जैसे मान लीजिए कि ना एक लकड़ी का टुकड़ा है बहुत मोटा सा, ठीक है, और काफी वजन है, इतना वजन है कि अगर उसको बाहर निकाल कर रख दिया जाए तो आप उसको हिला भी नहीं पाएंगे, मतलब कि ऐसा उठा नहीं पाएंगे। मान लीजिए थोड़ा बहुत इधर उधर कर लिए मेहनत करके, लेकिन अगर उसको उठाने की बात आई कभी नहीं कर सकते। लेकिन वही चीज अगर आप पानी में जाकर के करेंगे ना, वही चीज अगर आप पानी में जाकर के करेंगे, मतलब पानी में जैसे मान लीजिए कि वो तैर रहा है, डूबा नहीं कि अंदर डूब जाए फिर आप उठा रहे हैं, तो वो फिर वही कंडीशन हो जाएगी, तब उससे दिक्कत नहीं है। वो तैर रहा होगा, अगर वो पानी में तैर रहा है तब आप जाकर के वहां पर उसको ऐसे पुश करने की कोशिश करेंगे, ऐसे ठेलने की कोशिश करेंगे, ऐसे इधर ऐसे घुमाने की कोशिश करेंगे, एकदम आसानी से हो जाएगा। मतलब कि आपका बहुत ज्यादा बल नहीं लगेगा, बस ध्यान ये रहे कि वो कहीं पर टच ना हो, ठीक है, बस वो पानी पे तैर रहा हो, तो वो बहुत आसान हो जाता है। या फिर आप इस चीज को छोटा सा प्रैक्टिकल से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपकी कोई नाव है, जैसे कि पानी में आप लोग नाव छोटी छोटी हम बचपन में बना करके किए होंगे, ठीक है, हम लोग तो पहले करते थे। तो उसमें क्या होता है कि आप अगर उस नाव को ऐसे नॉर्मल अपने डेस्क पे टेबल पे रख करके ऐसे खिसकाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, या फिर ऐसे मान लीजिए कि इसको रख करके ऐसे थोड़ा सा पुश कीजिए, ऐसे उंगली से मार करके या फिर ऐसे ठेल करके, तो बहुत ऐसे थोड़ा सा खिसकेगी, रुक जाएगी। लेकिन वही चीज अगर आप पानी में कीजिए तो पानी में उसको रख करके ऐसे थोड़ा सा पुश कीजिए, देखिए कितना दूर तक जाती है। तो कहने का मतलब है कि वो वहां पर जो है बहुत ही हल्की हो जाती है, मतलब कि उसका जो वेट है, जो उसका वजन है वो बहुत ही कम हो जाता है। कहाँ पर? पानी में। अब ऐसा क्यों होता है समझिए। देखिए क्या कहा आर्किमिडीज ने, कहा कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। उसका भार कम नहीं हो जाता है, कमी का आभास होता है, मतलब कि ऐसे लगेगा कि वो जिसका भार है वो कम हो चुका है, और एक्चुअल में आपको आभासी होता है, ठीक है, वो होती तो उतनी ही वजन है। अब वो आभास क्यों होता है? क्योंकि पानी की वजह से, ठीक है, आभास होता है, ठीक है। और यह आभासी कमी, आभासी कमी का मतलब क्या है कि जैसे कि मान लीजिए कि आपने 5 किलो की लकड़ी रखी थी और वो 2 किलो की आपको पता चल रही है, ठीक है, तो कमी कितनी हुई? आभासी कमी कितनी हुई? 5 में से आपने 2 को घटाया, 3 आई। तो जो वहां पर कमी आती है, मतलब जैसे 10 का था तो 5 आ गया, तो कितनी कमी हुई? 5 की। जैसे कि मान लीजिए कि 100 का था, आपको 10 का समझ आ रहा है कि यार ये तो 10 ही किलो का है ना, तो 90 की कमी आ गई। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि यह आभासी कमी, ठीक है, ना कि जितना लग रहा है वो नहीं है, उसकी कमी, ठीक है, जितना कम है, ठीक है। तो आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए, ध्यान से इस चीज को समझिएगा, यहां पर कंफ्यूजन मत होइएगा कि आभासी कमी या फिर आभासी भार दोनों अलग अलग चीजें हैं, अभी आपको समझाएंगे ये चीज, ठीक है। तो देखिए आभासी कमी क्या है, जैसे हमने कहा कि कोई चीज आपने 10 kg की डाली, आपको कितने की पता चल रही है? मान लीजिए कि 2 किलो की लग रही है पानी के अंदर,
आप पानी के अंदर उसको ऐसे पुश कर रहे हैं, कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपको 2 किलो की समझ आ रही है, ठीक है। तो अब वहां पर 2 किलो की लग रही है, वो तो उसका आभासी भार हुआ, लेकिन आभासी कमी कितनी हुई? आभासी कमी हुई 10 - 2 यानी कि 8। तो वहां पर 8 की बात हो रही है, ठीक है। तो इस चीज में कंफ्यूज मत होइएगा, फिर से बता दे रहे हैं। तो आभासी कमी जो होती है हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है, हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है, ठीक है। और हटाया गया द्रव का भार क्या होता है? हटाया गया द्रव का भार क्या होता है? अपथ्रस्ट होता है। हटाया गया द्रव का भार क्या होता है? उत्प्लावन बल होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पर वो आभासी कमी हमको नजर आती है वही किसके बराबर होती है? आपके उत्प्लावन बल के बराबर होती है। आभासी कमी जितनी होती है वही किसके बराबर होती है? उत्प्लावन बल होती है, ठीक है। ये चीज हम कह सकते हैं कि जैसे हमको लगा कि कोई चीज 10 की थी और हमको 2 की समझ आ रही है, तो उसमें हमने देखा आभासी कमी कितनी आ रही है? 8 की आ रही है, तो 8 आपका क्या हो गया? 8 आपका क्या हो गया? उत्प्लावन बल हो गया। बात क्लियर हुई? चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं, और अच्छे से समझते हैं, डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। डायग्राम से समझते हैं। यहां पर एक डायग्राम आप देख सकते हैं। अब इस डायग्राम को पूरा एक्सप्लेन पहले करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आप डायग्राम देख पा रहे हैं, इसमें आप देख पा रहे हैं कि एक कंटेनर है इस तरीके से रखा हुआ, जिसके अंदर एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा, प्लास्टिक का टुकड़ा, लोहे का टुकड़ा, किसी चीज का टुकड़ा हो सकता है, ठीक है। आपके दिमाग का टुकड़ा भी हो सकता है, क्योंकि अब आप उसका पढ़ाई में तो इस्तेमाल कर नहीं रहे हैं, तो यहाँ पर भी इस्तेमाल कर लें, कम से कम कहीं पर काम आ जाए, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि ये एक कंटेनर है, ठीक है, ये कंटेनर है और कंटेनर में यहाँ पर एक लकड़ी का टुकड़ा रखा हुआ है। अब जैसे ही इस लकड़ी के टुकड़े को हमने डाला, इसमें हमने देखा कि कुछ कुछ चीजें यहाँ पर हमको दिख रही हैं। क्या दिख रहा है? देखेंगे कि यहाँ पर 2 तरीके के फोर्सेस लगने स्टार्ट हो जाएंगे। अब आपको ऐसा दिखेगा नहीं कि हमने ऐसे टुकड़ा डाल दिया और ऐसे दिख रहा है कि आपको फोर्स लग रहा है ऊपर, ऐसे दिख रहा है नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है। ये चीज आपको दिखने वाली नहीं है, ठीक है। आपको दिखेगी नहीं, बस आपको वहां पर पता चलेगा, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो उसमें एक नीचे, जैसे कि इसका मूवमेंट किधर हो रहा है भाई, आप उसको मान लीजिए कि डाले और वो डूबना स्टार्ट कर दिए, जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है नीचे की तरफ, तो आप समझ जाएंगे कि इस पे नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा। अरे भाई फोर्स का क्या मतलब होता है? फोर्स क्या होता है? फोर्स यही होता है ना कि हम जितना उसका मास है जितना उसका एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन मतलब उसमें गति हो रही है, ठीक है। तो गति अगर हो रही है तो आप समझ जाइए कि वहां पर कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। फोर्स लग रहा होगा तभी तो गति हो रही है। अगर गति नहीं हो रही है तो मतलब फोर्स नहीं लग रहा, और गति हो रही है तो फोर्स लग रहा है। तो मान जाइए कि अगर नीचे की तरफ यहाँ पर जा रहा है तो मतलब नीचे की तरफ कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा। अच्छा, तो नीचे की तरफ हमने फोर्स माना W लग रहा है। अब इसको W हमने क्यों माना? W हमने इस वजह से माना क्योंकि इसके वेट के कारण लग रहा होगा भाई। उसका वजन जो है, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास एक पेंसिल है, जैसे ये हमारे पास एक पेंसिल है, तो इस पेंसिल को अगर हम छोड़े तो ये नीचे चली गिर गई, तो ये नीचे चली जाएगी, ठीक है। तो अब ये नीचे क्यों जा रही है? क्योंकि इसका कुछ ना कुछ मास है, और मास है और इस पे एक धरती फोर्स लगा रही है, मतलब ग्रेविटी लगा रही है, तो जिसकी वजह से ये नीचे चली जाएगी। तो सेम वही चीज इसके साथ भी है। तो यहाँ पर ये नीचे जाने की कोशिश करेगी क्योंकि इसका कुछ ना कुछ मास है, तो जिसके वजह से इस पर एक नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं? W कह रहे हैं। तो W इसका हमारा क्या हो गया? वेट हो गया, यानी कि इसका भार हो गया। वेट यानी कि भार, मास यानी कि द्रव्यमान, दोनों अलग है, फिर से बता रहे हैं। तो यहाँ पर ये आपका वेट हो गया, भार नीचे की तरफ इसमें लग रहा है, भार, ठीक है, नीचे ले जाना चाह रहा है। और एक बल इस पे ऊपर की तरफ लग रहा होगा, एक बल इस पे ऊपर की तरफ लग रहा होगा, F यानी कि आपका ऊपर की तरफ कौन बल से लगेगा? ऊपर की तरफ जो बल लगेगा उसका क्या नाम होता है? उसका नाम होता है बच्चा अपथ्रस्ट फोर्स। क्या नाम होता है? अपथ्रस्ट फोर्स होता है, ठीक है। तो अपथ्रस्ट यानी कि आपका उत्प्लावन बल ऊपर की तरफ लग रहा होगा। उत्प्लावन बल कह रहा है नहीं नहीं तुम चलो ऊपर, ऊपर चलो, ऊपर चलो, और वो कह रहा है नहीं नहीं हम बहुत वजन है, हमसे रुका नहीं जा रहा, हम नीचे से चले जाएंगे। तो यही लड़ाई जो है चलती रहती है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर 3 कंडीशन जो है वो बनती है, 3 कंडीशन बनती है। 3 कंडीशन कैसे? एक कंडीशन ये बनती है कि जब आपका W जो है, ठीक है, यहाँ पर जो W है वो जब बड़ा हो जाए, W होता है कि W होता है वो सब आप जानिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये W है, ठीक है, वो अगर बड़ा हो जाता है F से, यानी कि ऊपर वाले फोर्स जो उत्प्लावन बल से जो W है वो ज्यादा हो जाता है,
तो अब आपको पता ही है कि भाई अगर एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है और एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है और नीचे वाला ज़्यादा है, तो जो बॉडी होगी वो किधर मूवमेंट करेगी, वो नीचे की तरफ मूवमेंट करेगी। ये आपको तो पता है, आपने पढ़ा है फोर्स के बारे में। और वैसे भी आप समझ सकते हैं, तो छोटा बच्चा भी बता देगा कि कोई आदमी नीचे की तरफ 10 मान लीजिए कि 10 न्यूटन का फोर्स लगा के खींच रहा है और आप उसको ऊपर से लगा रहे हैं 8 न्यूटन का, तो वो किधर की तरफ जाएगा, तो छोटा सा बच्चा बता देगा कि उधर ज्यादा लग रहा है, उधर ज्यादा जाएगा। ठीक है, तो ये नीचे की तरफ मूवमेंट करने लगेगी। अगर इसका वेट जो है ज्यादा होता है, तो इसका भार ज्यादा होता है, तो ठीक है, चलिए क्लियर है। उसके बाद अगर क्या होता है, अगर ये थोड़ा डूबती है और बीच में ही तैरती रहती है, मतलब कि ना तो ये नीचे जाती है ना तो ये ऊपर जाती है, ना तो ये नीचे जाती है और ना ही ये ऊपर जाती है, तब फिर क्या होता है, देखिए यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके ही समझा देते हैं। ये क्या है, ये हमारा नीचे वाला हाथ क्या है, ये वाला हाथ मान लीजिए कि ये है, कौन सा बल है आपका, ऊपर वाला F है। ठीक है, अब आप सोच रहे हैं F है तो इसको इधर लगाओ भाई, ये यहाँ लगा दिए तो क्या दिक्कत है, ये हम डायरेक्शन तो उधर की तरफ ही लगा रहे हैं ना, तो फोर्स है, तो फोर्स अगर हम इसको यहाँ लगा रहे हैं तो हम इसको यहाँ भी लगा सकते हैं, पैरेलली उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, और इसको तो नीचे की तरफ लगा रहे, चाहे यहाँ लगा दे चाहे यहाँ लगा दे, बात वही है। ठीक, तो चलिए, तो यहाँ पर हमने 2 फोर्स लगाए, ये आपका F है ऊपर की तरफ लग रहा है और ये आपका W है जो कि नीचे की तरफ लग रहा है, तो दोनों बराबर हैं, दोनों देखिए, दोनों क्या है, एक सेकेंड हम बराबर करते हैं, दोनों देखिए बराबर है ना, बराबर। तो जब दोनों बराबर हैं तो यहाँ पर ये मार्कर अपने जगह पर स्थिर टिका हुआ है, कोई दिक्कत है मार्कर में, नहीं है ना। अब जैसे मान लीजिए कि W ज्यादा था अभी पहली कंडीशन में, इस वाली कंडीशन में, यहाँ पर ये वाली में, तो इसमें क्या है, W ज्यादा था, तो अब क्या हो रहा था, अगर W ज्यादा होगा तो देखिए इसको ऐसे नीचे पुश करते हुए लेता जाएगा, F जो है कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब जो दोनों बराबर होंगे तो बीच में से टिका रहेगा, क्योंकि दोनों तरफ बराबर बराबर फोर्स से खींचा जा रहा है। लेकिन अगर F आपका ज्यादा हो गया, तो ये क्या होगा, ऐसे ऊपर की तरफ आ जाएगा, सतह पे आ जाएगा, इसके सरफेस पे आ जाएगा, तो F अगर ज्यादा हुआ तो यहाँ पर आ जाएगा और W फिर वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो क्या आपको ये तीनों कंडीशन समझ में आ रही है, क्या है, ये W ज्यादा होगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, बात क्लियर। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई चीज तैर रही है, दैट मीन्स उसका मतलब ये है कि उस पर उत्प्लावन बल जो है उसके भार से ज्यादा लग रहा है, यहाँ पर ये F जो है W से ज्यादा लग रहा है। ठीक है, इसीलिए तो तैर रही है, अगर ये ज्यादा होता तो ये अंदर चली जाती। ठीक है, अब ये चीज जो लगती है, देखिए समझ गए कि नहीं समझ गए, इसको क्यों लग रहा है, फोर्स के कारण लग रहा है। अब जब कोई चीज तैरती रहती है तो आपने देखा होगा कि भाई कोई छोटी सी चीज होती है, एकदम छोटा सा पत्थर होगा, इतना छोटू सा, उसको डालेंगे से डूब जाएगा। ठीक है, और अगर कोई इतना बड़ा सा, अगर आप लकड़ी का टुकड़ा डाल दिए, उसको डालेंगे नहीं डूबेगा। ऐसा क्यों हो जाता है भाई, इतना बड़ा है वो इतना छोटा है। तो यहाँ पर ये जो चीज होती है ये वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती है कि कितना वॉल्यूम है, मतलब केवल और केवल वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती, कितना वॉल्यूम था, कि इतना बड़ा था तो नहीं, इतना बड़ा था तो डूब गया, इतना बड़ा क्यों नहीं डूब रहा है, तो वो आप वॉल्यूम की बात कर रहे हैं कि इतना इसका वॉल्यूम था और इसका वॉल्यूम इतना है, ये क्यों नहीं डूब रहा है। तो केवल एक चीज पे ये चीज डिपेंड नहीं करती है, कि केवल एक चीज आप देख करके बता सकते हैं कि कोई चीज तैर रही है या फिर डूबी है या फिर क्या होगा। ठीक है, तो उसके लिए कई चीजें जरूरी होती है, जैसे कि उसकी डेंसिटी, मतलब कि जिस चीज को आप डुबाना चाह रहे हैं, जो भी चीज आपके पास में है, ठीक है, उसकी डेंसिटी कितनी है। जैसे कि मान लीजिए कि आप एक थर्माकोल पेपर ले लीजिए, थर्माकोल जानते हैं नहीं, थर्माकोल हमारे पास कहीं पर है, पूरे रूम में नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो थर्माकोल नहीं दिख रहा। थर्माकोल क्या होता है कि आपने देखा होगा कि सोखता, जानते हैं, ऐसा व्हाइट कलर का आता है, ऐसा उसको ऐसे घिसते हैं तो बड़ा ऐसा निकलता है। ठीक है, और ऐसे चर चर करता है। ठीक है, तो वो उसको बोलते हैं सोखता, थर्माकोल उसको बोलते हैं। ठीक है, उसका ऐसे कटिंग करके बच्चे घर भर भी बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा कॉलेज वॉलेज में कभी ले जाना होता है तो। ठीक है, तो व्हाइट कलर का आता है, बड़ा बड़ा भी आता है, ऐसा प्लेन में इतने बड़े बड़े आते हैं। ठीक है, खरीद के उसको कट कर सकते हैं ऐसे नाइफ से। ठीक है, तो उसको हम लोग थर्माकोल कहते हैं। तो थर्माकोल अगर आप ले लीजिए, या फिर कभी आपने देखा होगा टीवी वगैरह, फिर कोई नई चीज है तो उसका साइड में लगा होता है ताकि उस पर ऐसे धक्का न लगे। ठीक है, उसको बचाने के लिए, तो उसको थर्माकोल बोलते हैं। व्हाइट होता है। ठीक है, सब छोटा छोटा निकलता है उसमें। तो अगर उसको लेकर के आप पानी में डालेंगे, तो क्या
वो डूब जाएगा? नहीं। अगर आप जबरदस्ती से डाल करके निकालेंगे फिर बाहर आ जाएगा। क्यों आता है? क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या है? पानी से कम है। उसकी डेंसिटी क्या है? पानी से कम है। वो आप बहुत बड़ा सा ले लीजिए, आप मान लीजिए कि 5-6 केजी का ले लीजिए, खूब मोटा सा बड़ा सा ले लीजिए, पानी में खूब बड़े से तालाब में डाल दीजिए, वो नहीं डूबेगा। क्यों नहीं डूबेगा? इस वजह से नहीं डूबेगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी जो है बहुत बहुत कम है पानी से। ठीक है, और पानी से डेंसिटी कम है तो वो अंदर जा ही नहीं सकता, वो पानी से बाहर ही आएगा। ठीक है, वो बाहर बार बार निकल आएगा। ठीक, तो अब देखिए, कहने का मतलब हमारा ये है कि उसका आकार डिपेंड नहीं करता है, उसका वॉल्यूम डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है वॉल्यूम के साथ साथ कई चीजें डिपेंड करती हैं, जैसे उसका घनत्व, उसकी डेंसिटी, और उसके साथ साथ आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व क्या होता है? और हाँ, एक चीज पे और डिपेंड करता है कि जिस चीज में आप डुबा रहे हैं, आप पानी में डुबा रहे हैं कि आप तेल में डुबा रहे हैं, मतलब लिक्विड की जो डेंसिटी है, लिक्विड की जो प्रॉपर्टी है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो कई चीजों पे डिपेंड करता है किसी चीज का डूबना। ठीक है, तो यहाँ पर उसी के लिए बहुत सारे फॉर्मूले बनाए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर नोट पॉइंट में हमने लिखा है कि तैरते हुए पिंड के लिए या फिर तैरते हुए वस्तु के लिए यहाँ पर कुछ फॉर्मूले आपको बनाए गए हैं। अब इन फॉर्मूलों को आपको ध्यान रखना है। हम आपको इसमें से कुछ समझाते हैं, फॉर्मूले कैसे आए, क्या हुआ, कैसे कैसे आपको इसको वैल्यूज रखनी है। बाकी जितनी क्वेश्चन के हम प्रैक्टिस करेंगे उसके हिसाब से ये जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं इन फॉर्मूलों को याद करने के, ध्यान रखने के, वो सब क्लियर हो जाएंगे। तो ये सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे तो हम हर एक क्वेश्चन कर सकते हैं। बस इतने फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है और कुछ बेसिक चीज़ों को ध्यान रखना है। थोड़ा थिंकिंग अपनी ठीक रखनी है कि हम किस हिसाब से किसी चीज़ को सोच रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो अब देखिए यहाँ पर तैरने वाली चीज़ों के लिए कुछ फॉर्मूले बनाए गए हैं। जैसे कोई चीज़ तैरती है, जैसे कि यहाँ पर ये तैर रही है, तो अब इसमें क्या हो सकता है कि दो चीज़ हो सकती है। जो ठोस है यहाँ, यानी कि जो यहाँ पर वस्तु है, ठीक है, वो कुछ डूबी होगी, जैसे कि इतना डूबी हुई है लेकिन बाकी के ऊपर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ठोस का डूबा हुआ आयतन, कि जितना आयतन डूबा हुआ है और जितना ठोस का पूरा आयतन है, यानी कि इस टोटल का पूरा आयतन, और ऊपर में क्या रहेगा, जितना डूबा हुआ है, तो डूबा हुआ ऊपर रहेगा और टोटल कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा, अपॉन में। ये किसके बराबर होगा, ठोस के घनत्व। ध्यान से समझिएगा, अब ये रिलेशन कैसे बनते हैं उसका अलग अलग फॉर्मूले में जैसे से हम लोग क्वेश्चन करते चलेंगे वहां सब आपको पता चलता जाएगा, और अभी हम आपको और चीजें समझाते हैं। ठीक है, और जो बेसिक यहाँ पर हमने बताई ये सारी चीजों से वहीं से फॉर्मूले बने हैं, कहीं अलग से नहीं आए हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, ठोस का डूबा हुआ आयतन, और अपॉन में क्या लीजिए, ठोस का कुल आयतन अगर हम लेते हैं तो वो किसके बराबर होता है, ठोस का घनत्व मतलब इसका जो घनत्व है, और अपॉन में द्रव का घनत्व, जिस द्रव में हम उसको डुबाने की कोशिश कर रहे हैं, वो जल हो सकता है, वो पारा हो सकता है, वो ऑयल हो सकता है, वो कोई और भी चीज हो सकती है। ठीक है, तो ठोस का घनत्व अपॉन द्रव का घनत्व, तो ये दोनों चीजों का अपॉन क्या होगा, इसके बराबर होता है। बात क्लियर है? चलिए, इसके बाद आपको दूसरा फॉर्मूला क्या दिख रहा है, दूसरा फॉर्मूला दिख रहा है कि डूबे भाग का आयतन। अब मान लीजिए कि आपसे कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया कि डूबे भाग का आयतन बताओ, डूबे भाग का आयतन कि कितना भाग डूबा हुआ है। ठीक है, तो उसको बताने के लिए यहाँ पर ठोस का द्रव्यमान, जैसे कि मान लीजिए कि जैसे इसमें क्या था कि ये था कि डूबा हुआ आयतन मिल जाए और डूबा हुआ कुल मिल जाए, और इसमें से कोई एक मिल जाए तो हम इसको निकाल सकते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले में एक चीज आप समझिए, हमेशा हर एक चैप्टर के लिए आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी चीज बताने जा रहे हैं। ठीक है, हमेशा आप एक चीज को ध्यान रखिए कि जो भी फॉर्मूले होते हैं, जितने भी फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर ये फॉर्मूला है या फिर ये फॉर्मूला है, तो सबसे पहले आप उसमें देखें कि कितने वेरिएबल्स है, मतलब कितनी चीज़ों की वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है। जैसे कि एक वैल्यू ये हो सकती है, एक वैल्यू ये हो सकती है, एक वैल्यू ये हो सकती है, एक वैल्यू ये हो सकती है। कहने का मतलब इसमें 4 वैल्यूज को लिया जाएगा। अब 4 वैल्यूज में से मिनिमम हमको 3 वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम कितना पता होना चाहिए, 3 वैल्यू पता होनी चाहिए, तब हम चौथी निकाल पाते हैं। तो आपको क्वेश्चन अगर पूछा है इस फॉर्मूले से या फिर यहाँ से इस कॉन्सेप्ट से पूछा है, तो आपको इसमें से 3 चीजें देगा, एक चीजें कहीं पूछेगा। मान लीजिए कि आपको ठोस का पूछ लिया घनत्व कितना होगा, या फिर द्रव का घनत्व पूछ लिया कितना होगा। ठीक है, और आपको इसमें से 3 चीजें देगा। अब जो आसान क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको ये तीनों चीजें सामने सामने दिखती रहेंगी। मान लीजिए कि इसको पूछा है तो आपको ये और ये सीधे सीधे दे देगा। लेकिन जो आसान क्वेश्चन है ये आपको ये और ये सीधे सीधे दिखेगा, एकदम क्वेश्चन में लिखा हुआ, ठोस का आयतन ये है, ठोस का ये है, ये ठोस का ये है,
और आपने तुरंत निकाल दिया। ठीक, लेकिन जो कठिन क्वेश्चन होगा उसमें क्या करेगा, जैसे मान लीजिए कि इसकी वैल्यू दे दी, इसकी वैल्यू को थोड़ा सा घुमाएगा, थोड़ा सा कि आप इसको सोचिए, एक दो प्रोसेस स्टेप कीजिए तब निकालिए। उसके बाद इसकी वैल्यू को और घुमा देगा कि यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, तब इसकी वैल्यू आएगी। तो इन दोनों की वैल्यू निकालने के बाद इसकी दी है, तब तीनों को रख करके तब इसकी वैल्यू आएगी, तो वो क्वेश्चन हो जाता है बड़ा। तो क्वेश्चन इसी तरीके से बड़े और छोटे बनते हैं। कहते यार फॉर्मूला यही तो है, लेकिन इसमें कभी कभी क्वेश्चन बढ़ा जाता है, कभी कभी छोटा जाता है, तो छोटा और बड़ा यहीं से बनता है। 4 चीजें हैं, 4 चीजों में 3 चीजों को देना है, लेकिन 3 चीजों में क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि आपको चाय बनाना है, ठीक है, क्वेश्चन समझा रहे हैं, आपको चाय बनाना है। आपको चाय बनाने में कितनी चीजें चाहिए, मान लीजिए कि बेसिक 3-4 चीजें चाहिए। जैसे कि आपको सबसे पहले दूध चाहिए, ठीक है, और चीनी चाहिए और चाय चाहिए, इतना मिनिमम चाहिए 3 चीज। पानी अगर नहीं है तब भी तो दूध से काम हो जाएगा, ठीक है, तो 3 चीज मिनिमम चाहिए चाय बनाने के लिए। तो अब इसमें से मान लीजिए कि आपको पास तीनों चीजें हैं, तो आपने तीनों चीजें रखी और चाय आपकी बन गई, ठीक है, तीनों चीजें आपने रखी और चाय बन गई, ठीक है, बहुत अच्छी, क्योंकि मतलब कि आपके पास मतलब कि रसोई में तीनों चीजें रखी हुई थी और आपने रखी और चाय बन गई, ठीक है। तो अब आप क्या करना है, दूसरा क्वेश्चन ये आया कि क्या हुआ कि आपके पास चाय है, आपके पास चीनी है, रसोई में दोनों चीज दिख रही है डब्बे में रखी हुई, लेकिन आपको दूध नहीं दिख रहा है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आप जब दिमाग में सोचेंगे हमको चाय बनानी है, फिर चाय हमारा जो है आंसर आना है, ठीक है, तो उसके लिए 3 चीज चाहिए, आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है, तो आप फॉर्मूला सोचेंगे तो आपको फॉर्मूला दिखेगा क्या, चाय, चीनी और दूध चाहिए मिनिमम, और अगर अच्छी बनाना चाहते हैं तो अदरक हो गई और चीजें हो गई, ठीक है, जिसमें डालनी है और अच्छे से बनाना है, तो वो चाहिए, लेकिन मिनिमम 3 चीजें चाहिए। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, दूध हमारे पास नहीं है, तो अब हमारा पहला काम क्या हो जाएगा, अब हमको चाय खोजना नहीं होगा, हमारा पहला काम हो जाएगा दूध खोजना। तो अब हम जाएंगे दूध खोज करके लाएंगे। अब हो सकता है कि हम उसको खरीद करके लाए, हो सकता है हम उसको भैंस से डायरेक्ट निकाल करके लाए, गाय से डायरेक्ट निकाल करके लाए, ठीक है, तो वो अलग अलग कंडीशन है। तो वो इसी तरीके से क्वेश्चन होता है कि कभी कभी आपको एक नहीं देगा तो आपको उसको जाना पड़ेगा, कहीं से ढूंढ के लाना पड़ेगा, और ऐसा नहीं कि वो नहीं दिया रहेगा, कुछ ना कुछ क्वेश्चन में ऐसा दिया रहेगा जिससे आप उसको ला सकते हैं। ठीक, अब जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए कि आपके पास ना दूध नहीं दिख रहा है, ना आपको चाय पत्ती दिख रही है, बस आपको क्या दिख रहा है, चीनी दिख रही है, ठीक है। तो अब आपको चाय बनानी है, अब शरबत भी बना के पी सकते हैं, लेकिन आपको चाय ही बनानी है, तो फिर क्या करेंगे, तो अब इसके लिए 2 चीज रिक्वायर होगी कि 2 चीज आपको ढूंढनी है। तो अब फिर एक बार जाएंगे, आप मान लीजिए गांव में रहते हैं तो डायरेक्ट मान लीजिए कि भैंस के पास जा रहे हैं, वहां से दूध निकाल कर ला रहे हैं, गाय के पास से ला रहे हैं, और आप फिर चाय पत्ती के लिए फिर दुकान पे जाएंगे, हो सकता है फिर दुकान पे ना मिले, फिर दूसरी दुकान पे जाए, तो इस तरीके से क्वेश्चन और बड़ा हो जाता है। बात समझ पा रहे हैं, तो इसी तरीके से क्वेश्चन का लेवल बनता है। ठीक, तो जैसे कि यहाँ पर ये 4 चीजें हैं, आपको ये समझा रहे हैं, ये जितने भी ये क्वेश्चन मतलब कि ये सब फॉर्मूले हैं, क्योंकि इसमें फॉर्मूले बहुत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इस वजह से ऐसे समझा रहे हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ये क्या हुआ, हाँ, जैसे कि इसमें 4 चीजें हैं, तो आपको ये 3 चीजें दी गई हैं, तो ये आप निकाल सकते हैं। आपको ये दिया गया तो ये निकाल सकते हैं, ये मान लीजिए नहीं दिया गया तो ये दिया गया होगा तो उसको निकाल सकते हैं। बात समझ पा रहे हैं, यही तो फॉर्मूला होता है। ठीक, तो अब देखिए इसी चीज में यहाँ पर ये बताया गया कि मान लीजिए कि आपको ठोस का डूबा हुआ आयतन ही नहीं पता है, तो उसको आप कैसे निकालेंगे, तो उसके निकालने के लिए आपको ये 3 चीजें पता होनी चाहिए। तो वही फॉर्मूला यहाँ पर बना दिया है, देखिए कि ठोस भाग का आयतन आप कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला डायरेक्ट बनेगा ठोस का द्रव्यमान। अब घनत्व तो नहीं, अब द्रव्यमान पे आ गया, देखिए ना आयतन ना घनत्व, द्रव्यमान पे सीधे सीधे इसका द्रव्यमान कितना है, ठीक है, उसका द्रव्यमान, और अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा द्रव का आयतन, यहाँ पर आयतन, यहाँ पर द्रव्यमान। अब ये फॉर्मूला कैसे आ गया, अगर आप इस चीज को समझना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ठोस का डूबा हुआ आयतन, ठीक है, यही तो हमको निकालना था, तो ये पार्ट हमको एक्स्ट्रा दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको हमेशा अकेला करिए। आपको अपनी वैल्यू पता करनी है ना, तो आप अपने आप को अकेला करके देखिए, फिर आपको समझ आएगा कि आप कितने ताकतवर हैं। ठीक है, अगर किसी का सपोर्ट लेकर के रखे हुए तो फिर उसमें लग रहा है कि हाँ भैया, जैसे कि आपको लगता है कि भाई हम तो बहुत ऐसे हैं वैसे हैं, तो आप जितने भी बैकग्राउंड में आपके पास में चीज़ें हैं, अपना आपके पापा की जितनी संपत्ति है, ये है वो है, ठीक है, उनका जो हेल्प है, आपकी कॉपी किताब दे रहे हैं, आपका रिचार्ज करा रहा है, आपका फ़ोन, ठीक है, आपको जो घर में रहने दे रहे हैं, हर चीज़ को हटा करके देखिए, फिर आपको समझ आएगा कि आपकी कितनी यहाँ पर क्षमता है।
ठीक है। तो वही चीज है, जब आपको किसी चीज की क्षमता पता करनी है, किसी चीज की वैल्यू पता करनी है, तो उसको अकेला कर दीजिए एकदम, ठीक है। तो यहाँ पर ठोस का डूबा हुआ आयतन कैसे निकालेंगे, तो इसको भी हमको उधर भेजना पड़ेगा, इसको अकेला करना पड़ेगा। तो अगर हम इसको इधर भेजेंगे तो क्या होगा, देखिएगा, इसको हम इधर भेज रहे हैं, मान लीजिए कि ये चीज यहाँ से गायब हो गई, कट कर दी है, अभी मान लीजिए कि इसको हमने कट कर दिया है, ठीक है, ये कट कर दिया मान लीजिए, ठीक है। अब वैसे कट कर देंगे तो फिर से लिखना पड़ेगा। तो आप मान लीजिए कि इसको हमने यहाँ कट कर दिया, और मतलब कट करने मतलब इसको यहाँ से यहाँ भेज दिया। तो जब इसको यहाँ भेजेंगे, इधर डिवाइड में है तो इधर इसमें आ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो ये क्या है, ठोस का कुल आयतन, ठीक है, यहाँ पर आएगा ठोस का आयतन, ठीक है। क्या आ जाएगा यहाँ पर, ठोस का आयतन। और ये क्या लिखा है, ठोस का घनत्व, और यहाँ पर इंटू में ठोस का आयतन। तो ठोस का घनत्व और इंटू में ठोस का आयतन, ठोस का घनत्व इंटू में ठोस का आयतन, ठोस का घनत्व इंटू में ठोस का आयतन, मतलब कि यहाँ पर ये द्रव के लिए है कि द्रव का घनत्व और द्रव का आयतन क्या हो जाता है, द्रव का, यहाँ पर द्रव का क्या हो जाता है, द्रव्यमान हो जाता है, ठीक है। तो उसी तरीके से, यानी कि उसका मास हो जाता है, तो उसी तरीके से ठोस के लिए हो जाएगा। तो ठोस का घनत्व और ठोस का आयतन का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों घनत्व और आयतन मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाता है, आपका द्रव्यमान बन जाता है। हमने फॉर्मूला बताया था ना अभी कि घनत्व बराबर क्या होता है, डी बराबर क्या होता है, डी यानी कि डेंसिटी, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान, यानी कि आपका एम, और बाई में वी। वी को अगर आप इधर भेजेंगे तो ये आ जाएगा घनत्व, और इंटू में क्या आ जाएगा, घनत्व और इंटू में आयतन। तो घनत्व और आयतन का ही तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, द्रव्यमान के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इसका अगर आप इसको अकेला करेंगे, इस चीज को उधर भेजेंगे, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए यही तो फॉर्मूला बन रहा है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि एक स्टेप और आप लिख सकते हैं, ठीक है, एक स्टेप और लिख सकते हैं कि इस चीज को उधर भेजिए, तो ये और ये मल्टीप्लाई में लिखा हो, या फिर डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हैं, द्रव्यमान लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिए थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, तो ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। समझ आया ना कि ये वाला कहाँ से बना, इसी से ये वाला फॉर्मूला बना है, बस इसको आप इधर भेज दीजिए, खुद ही बन जाएगा। चलिए, तो इसको ध्यान रखिए। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं वस्तु के आपेक्षिक घनत्व की। अब ये आपेक्षिक घनत्व कौन सी चीज है भाई, आपेक्षिक घनत्व कौन सी चीज है, ठीक है। तो आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, आपेक्षिक घनत्व वो घनत्व होता है जिसको हम लोग वाटर के, जल के घनत्व के रेफरेंस में किसी भी दूसरे चीज का, चाहे वो वस्तु हो चाहे वो दूसरा द्रव हो, ठीक है, उसका हम लोग घनत्व निकालते हैं। तो किसी भी वस्तु का आपेक्षिक घनत्व कैसे आता है, समझिएगा। किसी भी वस्तु का आपेक्षिक घनत्व, घनत्व और आपेक्षिक घनत्व में अंतर होता है, ठीक है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। और यहाँ पर आपेक्षिक घनत्व बराबर क्या होता है, वो होता है वस्तु का घनत्व, वस्तु का जो भी घनत्व है वो घनत्व, और बटे में जल का घनत्व क्या होता है, ये इसका बेसिक फॉर्मूला होता है, ये इसका बेसिक फॉर्मूला होता है। वस्तु का आपेक्षिक घनत्व बराबर क्या होता है, वस्तु का घनत्व बराबर अपॉन में क्या हो जाएगा, जल का घनत्व। जैसे कि मान लीजिए कि आपको लोहे का निकालना है, लोहे का आपेक्षिक घनत्व क्या होगा, लोहे का घनत्व अपॉन में जल का घनत्व। आपको निकालना है कि पारे का अपेक्षिक घनत्व क्या होगा, तो आप लिखेंगे पारे का अपेक्षिक घनत्व बराबर पारे का घनत्व अपॉन में जल का घनत्व। तो ये हर एक चीज के लिए काम करता है, सॉलिड के लिए भी और लिक्विड के लिए भी, समझ पा रहे हैं। तो आपेक्षिक घनत्व हम लोग इस तरीके से निकालते हैं किसी भी चीज का। अब देखिए, ये जो आपेक्षिक घनत्व होता है इसको और भी तरीकों से निकाला जा सकता है, यानी कि इसके और भी फॉर्मूले यहाँ पर हमने बनाए हैं, ठीक है। क्या फॉर्मूला बनेगा, देखिए, आप यहाँ से वस्तु का अपेक्षिक घनत्व जो है, वस्तु का अपेक्षिक घनत्व इससे भी निकाल सकते हैं। अब इसको बीच से हटा दीजिए, इसको मान लीजिए हटा दीजिए, ठीक है। तो वस्तु का अपेक्षिक घनत्व क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वस्तु का वायु में भार, यानी कि अगर आप मान लीजिए कि आपको घनत्व नहीं पता है, तो अगर आपको भार पता है तो आप उससे भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, वस्तु का वायु में भार अपॉन में क्या आ जाएगा, जल में वस्तु के भार में कमी, ठीक है। वस्तु का वायु में भार, वस्तु का वायु में भार का कहने का मतलब है कि जैसे कि किसी भी वस्तु, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये बोतल ही है आज, तो इसका भार, वायु में भार मतलब यहाँ पर जो भार होगा भाई हवा है, तो भाई नॉर्मल भार इसका जो वही वायु में भार, और जल में वस्तु के भार में कमी। और इसको जब हम जल में डालेंगे तो इसमें कितनी भार में कमी आ जाएगी, उन दोनों को अपॉन करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, वस्तु का आपेक्षिक घनत्व तो निकलेगा, ठीक है। चलिए, मान लीजिए हमको ये भी नहीं पता, ना हमको ये पता है ना हमको ये पता है। देखिए, घनत्व तो इसका और इसका पता होगा तब भी निकल सकता है।
ये चीज़ भार पता होगी, मतलब इसका भार, और जल में रखने पर भार में कितनी कमी आती है वो पता होगा, तब भी हमको अपेक्षित घनत्व मिल सकता है। ठीक है, और मान लीजिए कि दोनों हमको नहीं पता है, हमको पता है वस्तु में मतलब कि वस्तु का वायु में भार, वस्तु का वायु में भार, मतलब जो हमने बताया अभी इस वाले में कि जो नॉर्मल यहाँ पर हम इसका भार तौलते हैं। उसके बाद यहाँ पर द्रव का आपेक्षिक घनत्व, द्रव का आपेक्षिक घनत्व। अब देखिए यहाँ पर किस द्रव की बात हो रही है, ये कोई भी द्रव हो सकता है। ठीक है, ये लिक्विड भी, मतलब कि लिक्विड क्या है, लिक्विड तो द्रव होता है, मतलब यहाँ पर आपका ऑयल भी हो सकता है और आपका जो है कोई वाटर भी हो सकता है। ठीक है, आपका पारा भी हो सकता है, ऑयल भी हो सकता है और वाटर भी हो सकता है, लेकिन जो भी यहाँ पर द्रव लेंगे वही द्रव यहाँ पर लेंगे। लेकिन इसमें क्या था, इसमें देखिए इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, फॉर्मूले में आया है वस्तु का भार इसमें भी है, वस्तु का भार इसमें भी है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ कि वस्तु के भार में कमी, वस्तु के भार में कमी इसमें भी है, लेकिन यहाँ पर द्रव की बात हो रही है कि द्रव में वस्तु के भार में कमी, और यहाँ पर सीधे सीधे कहा कि द्रव नहीं, मतलब जल में, जल भी एक तरीके का द्रव है, लेकिन जब जल कह देगा तो आपको जल की बात करनी पड़ेगी, और यहाँ पर द्रव कहेगा तो उस पर्टिकुलर द्रव की बात करनी पड़ेगी जिसमें आप उस चीज को डुबा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको वस्तु का अपेक्षित घनत्व निकालना है इस चीज से, तो आपको वस्तु का भार पता करना होगा, वायु में क्या होगा, और द्रव का अपेक्षित घनत्व, यानी कि जिस द्रव में आप डुबाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें यहाँ पर उसका अपेक्षित घनत्व, और उसके साथ साथ यहाँ पर उस द्रव में डूबने पर वस्तु के भार में कितनी कमी आती है उसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये अलग अलग फॉर्मूले क्यों आपको लिखे गए हैं, क्यों हम आपको याद करने के लिए कह रहे हैं, तो इसका एक ये है कि मान लीजिए कि आपको पूछा है वस्तु का अपेक्षित भार, ठीक, अपेक्षित घनत्व, तो और आपको उसमें क्वेश्चन में दिया है ये और ये, तो आपने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, आ गया। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपसे पूछा है वस्तु का अपेक्षित घनत्व और क्वेश्चन में ये और ये दिया है, तो आपने इसको रखा तो ये आपकी आ गई तब भी। ठीक है, उसी तरीके से मान लीजिए कि आपको अपेक्षित घनत्व पूछा है और इसमें ये भी दिया है, और आप देख रहे हैं कि यार इसमें तो द्रव का दिया हुआ है, तो आप सोचेंगे कि हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन ये जल के लिए है। ठीक है, लेकिन अगर जल का ना देकर के उसमें किसी द्रव की बात हो रही है, ठीक है, और द्रव का अपेक्षित घनत्व दिया है और यहाँ पर द्रव में जल में कमी दी गई है कि कितना हो जाएगा कमी कोई वस्तु डालने पर, वो दिया है, ये तीन चीज दी है, तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। तो जो आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग हमको इन फॉर्मूले को इस्तेमाल करना है। तो फॉर्मूला सबसे पहले आपको सारा याद कर लेना है, और उसके बाद जैसे ही क्वेश्चन हमने देखा पहले उसमें गिवन डेटा जो है उसको लिखेंगे कि अच्छा ये दिया है, ये दिया है, ये दिया, ये दिया। अच्छा, अब इसमें देखिए कौन सा फॉर्मूला जो हमने याद किया है उसमें से कौन से फॉर्मूले में फिट बैठ रहा है, तो उस फॉर्मूले को लगाएंगे और सीधे सीधे आंसर ला देंगे। बात समझ पा रहे हैं? चलिए, उसी तरीके से यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला और है, द्रव का अगर आपको घनत्व निकालना है, अपेक्षित घनत्व नहीं, यहाँ पर द्रव का घनत्व हो रहा है, द्रव का अगर आपको घनत्व निकालना है, वस्तु का घनत्व नहीं, द्रव का घनत्व, तो द्रव का घनत्व अगर आपको निकालना है तो द्रव में, ध्यान देखिएगा, द्रव में डूबे भाग का आयतन, द्रव में डूबे भाग का आयतन अपॉन में जल में डूबे भाग का आयतन, तो द्रव का घनत्व निकल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपसे कहा गया कि एक क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं कि अभी कराएंगे इस तरीके का क्वेश्चन, कि वहां पर कहा गया कि मान लीजिए कि एक कोई पिंड है, ठीक है, एक कोई पिंड है, और उसमें क्या है कि उस पिंड को जब किसी द्रव में डाला जाता है, तो उसमें इतने भाग, मतलब कि इतना जो है वो डूब जाता है। ठीक है, डूबे भाग का आयतन, तो इतना आयतन उसका डूब जाता है, और जब उसको जल में डाला जाता है तो वो इतना भाग उसका डूब जाता है। तो आप बताइए कि उस जो द्रव है उसका घनत्व तो क्या होगा, तो यहाँ से आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, निकल जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, और फॉर्मूला इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही आपने क्वेश्चन देखे, पढ़े, उसमें गिवन डेटा देखें क्या क्या दिया है, तो आपको ये क्लियर हो जाए कि हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले हैं। अब इसके साथ साथ यहाँ पर हम आपको कुछ चीज़ें और बताना चाहेंगे कि यहाँ से एक फॉर्मूले से दूसरे फॉर्मूले भी बनाए जा सकते हैं। तो एक फॉर्मूले से हम लोग दूसरे फॉर्मूले भी बनाएंगे, कैसे? देखिए, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम भाई कुछ भी करेंगे, वहाँ पर हमको तो क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि अब ये मत सोचिएगा कि ये एरो यहाँ पर ये इसको डिवाइड कर रहे हैं, छोड़िए, आप लोग भी कंफ्यूजन हो जाएगा। चलिए, इस तरीके से हमने इसको खींचा ताकि यहाँ पर हम कुछ लिख सके, जगह है तो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर आप इन दोनों फॉर्मूलों को देखें, ठीक है, अब आप इसमें दो फॉर्मूले कोई भी ले सकते हैं। जैसे कि आपने इसको और इसको ले लिया, तो इसमें आपको तीन चीज़ दिख रही है, तो इसको इधर भेज करके ये निकाल सकते हैं, इसको इधर भेज के ये निकाल सकते हैं।
ठीक है। मान लीजिए कि आपने इसको छोड़ दिया, तो अब इसको आप इसको और इसको ले लिए, तो इसमें से ये इसको लेकर के ये निकाल सकते हैं, इसको लेकर के ये निकाल सकते हैं, आप किसको किधर भी पलट करके निकाल सकते हैं। और उसके साथ साथ आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप वस्तु का अपेक्षित घनत्व तो एकदम छोड़ ही दीजिए, आप ये और ये ले लीजिए, ये भी तो एक फार्मूला बन जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ से भी आपको 4 चीज़ें मिलेंगी। तो 4 चीज़ों में से अगर आपको कोई दिया है तो आप इसको इधर पलट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से इधर अगर आप करेंगे तब भी आप निकाल सकते हैं। तो इसको और इसको अगर आप साथ में ले लेंगे तो देखिए फार्मूला बनता है, यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। ठीक, यहाँ पर कौन सा फार्मूला बनता है, यहाँ पर एक ये वाला जो आपको फार्मूला दिख रहा है, ठीक है, ये वाला जो आपको फार्मूला दिख रहा है, ये इन्हीं दोनों फार्मूले से मिलकर के बना हुआ है। दिखाएं कैसे, देखिएगा समझिएगा। यहाँ पर क्या लिखा है, वस्तु का, देखिए मान लीजिए कि ये दोनों फॉर्मूले बराबर हैं, ये दोनों इक्वल है कि नहीं है, एक सेकंड, ये दोनों इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है ना। तो अब देखिए यहाँ से ये लिखा हुआ है कि वस्तु का वायु में भार, और यहाँ पर भी लिखा है वस्तु का वायु में भार, तो इससे वायु का कट सकता है, मतलब कि ये जो है इसको कट कर देगा। ठीक, और यहाँ पर हमको क्या निकालना है, द्रव का अपेक्षित घनत्व तो निकालना है, मान लीजिए। ठीक है, देखिए द्रव का मतलब कि यहाँ पर ये घनत्व है। ठीक है, तो द्रव का घनत्व है, तो ये घनत्व जो है ये आयतन से निकल रहा है, लेकिन यहाँ से अगर हम मतलब जैसे ये क्या है, द्रव का घनत्व है, लेकिन अगर हम द्रव का अपेक्षित घनत्व निकालना चाहते हैं तो हम इस चीज को इधर भेज करके फॉर्मूला और बना सकते हैं, इस चीज को इधर भेज के फॉर्मूला बना सकते हैं द्रव के, मतलब कि इसके जैसे ही वो दिखेगा, ये कहने का मतलब था। तो यहाँ पर क्या बनेगा फॉर्मूला, ठीक है, ये चीज आपस में कट जाएगी और ये चीज केवल बचेगी, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बनेगा द्रव का अपेक्षित घनत्व बराबर, द्रव का अपेक्षित घनत्व बराबर, ये चीज टोटल की टोटल इधर भेज दी जाएगी, क्योंकि तभी तो ये अकेला होगा, ये पार्ट तो इससे कट ही चुका था, ये चीज इधर आएगी तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये बन जाएगा पूरा टोटल, आप इसमें लिख लीजिएगा कि द्रव में वस्तु के भार में कमी और अपॉन में जल में वस्तु के भार में कमी, क्योंकि ये पार्ट इधर जाएगा तो ये ऊपर हो जाएगा, जल वाला तो नीचे ही रहेगा। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये हम इस दोनों को लेकर के कैसे फॉर्मूला बना रहे हैं, क्योंकि ये चीज जो है आपस में कट जाएगी, बराबर है, ठीक है, और दोनों अंश में है, और ये चीज जो है इसको तो यही रहना है, ठीक है, द्रव का अपेक्षित घनत्व, और इस चीज को हम इधर भेजेंगे, तो जब इस चीज को इधर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई यानी कि ऊपर, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ना कि द्रव में वस्तु के भार में कमी, क्या लिखा है, द्रव में वस्तु के भार में कमी। ठीक है, और अपॉन में ये जो लिखा हुआ है जल में वस्तु के भार में कमी, जल में वस्तु के भार में कमी। ठीक है, यह मैं इसी तरीके से बस लिख दिए रफली, थोड़ा सा रफ दिख रहा है, थोड़ा गंदा दिख रहा है, बट आप समझिए कि ये चीज को इधर भेजा और ये चीज जो थी वो यही है। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं कि नहीं कि एक फॉर्मूले से आप दूसरा फॉर्मूला कैसे बना पाएंगे, क्योंकि आप अगर फॉर्मूले से फॉर्मूला नहीं बना पाएंगे, दूसरे से दूसरा रिलेशन निकाल करके आंसर नहीं ला पाएंगे, तो फिर आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। बात समझ पा रहे हैं, क्योंकि सारा चीज इसी में, जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं सब इसी पे होने वाले हैं। तो चलिए फिर क्वेश्चन करते हैं, इन चीज़ों को थोड़ा सा हटाते हैं, इरेज करते हैं। आप एक बार हम हट जाते हैं, इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि कोई दिक्कत आपको ना हो, इन चीज़ों को लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, चलिए हटाएं, इधर का ऊपर हटाते हैं, इधर ही से लिखते हैं क्वेश्चन, और नीचे जो फॉर्मूला है उसको रहने देते हैं ताकि वहाँ से आपको समझाए कि कैसे कैसे फॉर्मूला लेकर के हमको यूज करना है। चलिए देखिए ये सारी जो टॉपिक है ना, बच्चे क्या है पढ़ते नहीं है कोई चीज़ को। ठीक है, और बाद में जब एग्जाम में जाते हैं कहते हैं इस तरीके क्वेश्चन आ गया था, इसको नहीं कर पाए, ऐसा हो गया। तो आप जब हर एक टॉपिक को पढ़ेंगे तो फिर वहाँ से समझेंगे, क्योंकि हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आने हैं। हो सकता है किसी साल नहीं आया हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी नहीं आएगा। ठीक है, वो आएगा, कभी ना कभी आएगा, जब आप सोचेंगे कि नहीं आएगा तभी आएगा। ठीक है, तो वो आएगा, जरूर आएगा। चलिए क्वेश्चन, बहुत छोटे क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, इन सब हटाते क्या, आर्किमिडीज प्रिंसिपल ही सब यहाँ पे। ठीक है, इधर ये फॉर्मूला है इसीलिए इसको छोड़ दे रहे हैं, चलिए समझाने के लिए इधर। ठीक है ना, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है,
मिट गया क्या इधर घनत्व। चलिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन है कि एक लकड़ी का आयतन, एक लकड़ी का आयतन 4 × 10⁻³ -3 घन मीटर है, ठीक है। इसे जल में डुबोने पर, इसे जल में डुबोने पर इस पर उत्क्षेप बल लगेगा। आपके ऑप्शन है 4 न्यूटन, 40 न्यूटन, 400 न्यूटन, 4000 न्यूटन, ठीक है। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हम आपको बता रहे हैं क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है बच्चों की। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया कि लकड़ी, मतलब एक लकड़ी का आयतन जो है, ठीक है, एक लकड़ी का आयतन ये है, ठीक है, इतना घन है। तो आयतन यानी कि वॉल्यूम V, तो 4 × 10⁻³ उसके बाद क्या है, निकालना है कि कितना उत्प्रेक्ष बल यानी कि लगेगा, अपथ्रस्ट फोर्स इस पे कितना लगेगा, ठीक है, अपथ्रस्ट बल कितना लगेगा। तो अपथ्रस्ट बल हमने अभी आपको बताया कि कैसे निकालते हैं हम लोग, बल अपथ्रस्ट बल कैसे निकालते हैं, ठीक है। अपथ्रस्ट बल कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं भाई, उसका क्या फॉर्मूला होता है। हमने कहा कि जितना द्रव उसके द्वारा हटाया जाएगा, उस लकड़ी के द्वारा जितना द्रव हटाया जाएगा उसका भार, ठीक है। सबसे पहले हमने आपको यही बताया था, ठीक है, स्टार्टिंग में सबसे पहले इसी के बारे में। तो mg, तो भार हमको तो यहाँ पर मालूम नहीं है, मतलब कि मास हमको मालूम नहीं है। मास क्या होता है, मास हमारा होता है द्रव्यमान। तो क्या आपको इसमें द्रव्यमान कहीं पर दिख रहा है, नहीं, आपको दिख क्या रहा है, आयतन दिख रहा है, देखिए आयतन। तो हम क्या करेंगे, अब समझ गए कि ये वाला फॉर्मूला तो हमारे काम का नहीं है। तो अब इस फॉर्मूले को हम दूसरे रूप में लाएंगे, ठीक है। जब हमने देखा कि ये इससे काम नहीं हो रहा है तो फिर अपना रूप चेंज करेंगे। भाई अगर हमने देखा कि हमारी इतनी तैयारी करने से सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो हम और तैयारी करेंगे। तो वही चीज़ है, यहाँ से अगर इससे काम नहीं हो रहा था तो हम आगे करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि इसका मतलब होता है, m का मतलब होता है v × d, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और इंटू में g, ठीक है। तो अब हमने देखा कि यहाँ पर वॉल्यूम दिया है लेकिन डेंसिटी और g नहीं दिया है। लेकिन हमको ये पता है कि g की वैल्यू तो हम यहाँ पर, अच्छा क्वेश्चन में ये ब्रैकेट में करके दिया था, सॉरी यहाँ पर लिखने के लिए क्वेश्चन में करके दिया हुआ है, d भी आपको दिया है और g भी आपको दिया है। g आपको जो दिया है वो 10 मीटर/सेकंड² दिया है, और जो आपको d दिया है यानी कि डेंसिटी दिया है वो आपको दिया है, d आपको दिया है 1000, ठीक है, 1000 kg/m³। और एक चीज यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे, एक चीज यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि जो पानी की डेंसिटी होती है वो 1000 kg/m³ होती है, ठीक है। लेकिन अगर इसी चीज को हम कन्वर्ट कर दें, इसी चीज को हम कन्वर्ट कर दें सेंटीमीटर में, तो ये आपका हो जाएगा 1 ग्राम/cm³, ठीक है, 1 ग्राम/cm³। बात समझ पा रहे हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा कि हम इसको यहाँ से यहाँ कैसे चेंज करते हैं। इसका मतलब अगर आप जानना चाहते हैं तो वो भी बताते हैं। देखिए 1 ग्राम/cm³ कहने का मतलब है कि 1 सेंटीमीटर ऐसे, 1 सेंटीमीटर ऐसे, और 1 सेंटीमीटर की हाइट, मतलब कि अगर आप 1 सेंटीमीटर का एक क्यूब बनाएंगे, क्यूब समझते हैं, घन, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बहुत छोटा होता है, इतना होता है 1 सेंटीमीटर, इतना बड़ा, ऐसे छोटा सा ऐसे घन बनाएंगे, इतना बड़ा सा, ऐसे छोटा सा करके, ऐसे करके,
और इसमें पानी भरेंगे तो इसमें जितना पानी आएगा पता है वो कितना है, 1 ग्राम होगा कि नहीं 1 ग्राम, बिल्कुल होगा, ठीक है। और उसी तरीके से अगर आप मीटर के हिसाब से देखेंगे, 1 मीटर ऐसे लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऐसे ऊंचा, इतना बड़ा डब्बा बनाएंगे तो उसमें पानी भरेंगे तो कितना पानी आएगा, 1000 केजी पानी आएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, डेंसिटी यही चीज होती है। तो यहाँ पर हमको ये दिया गया है, तो आप इसको नोट कर लीजिए दोनों चीजें कैसे लिखना है, क्योंकि बच्चे इसमें लिख लेते हैं लेकिन ये भूल जाते हैं। चलिए, तो यहाँ पर V क्या है, आपका वॉल्यूम दिया है, और वॉल्यूम किसमें दिया है, वॉल्यूम आपका दिया है, देखिए वॉल्यूम आपका दिया है घन मीटर, किसमें दिया, घन मीटर में, घन मीटर मतलब मीटर का क्यूब, ठीक है। तो मीटर में दिया है तो हमको भी इसको मीटर में ही लेना पड़ेगा, सेंटीमीटर में नहीं लेना पड़ेगा। तो यानी कि यही वैल्यू लेंगे, तो हम रख देंगे 4 × 10⁻³ और D बराबर हम क्या रख देंगे 1000, ठीक है। और G बराबर हम क्या रख देंगे 10, ठीक है। तो अब इसको आप सॉल्व तो कर ही सकते हैं भाई, 40 आएगा और न्यूटन में आएगा, क्यों न्यूटन में आएगा, क्योंकि ये बल है, ठीक है। बल की यूनिट क्या होती है, और खासतौर पे इस बल की यहाँ पर ये भार है, ठीक है, भार के फॉर्म में होता है तो mg यानी कि न्यूटन ही आना है, ठीक है। तो 40 आपका आंसर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए, अब एक क्वेश्चन हमारी तरफ से लिख लीजिए कि मान लीजिए कि उसका जो यहाँ पर घनत्व है ये इतना ना हो करके ये होता आपका 16500 इतना होता, ठीक है। इतना घन मीटर होता, तो अगर इसको जल में डुबाया जाता तो इसमें उत्प्रेक्ष बल कितना लगता है ये आपको बताना है, ठीक है, खुद से सॉल्व करना है। आगे बढ़ा जाए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं, इरेज करते हैं। एक आध 2 घंटे की क्लास हो गई होगी, देखते हैं कितना घंटे की होती है। अभी क्वेश्चन तो हमको इसके बहुत सारे लगाने हैं, खैर देखते हैं। तो पहले इतने क्वेश्चन लगाते हैं, जो क्वेश्चन यहाँ पर है पहले बेसिक वाले। किसी धातु के एक टुकड़े के किसी धातु के एक टुकड़े का पानी में भार 25 ग्राम है तथा क्या है 0.80 आपेक्षिक घनत्व वाले द्रव में 26 ग्राम है। देखिए, ठीक है, धातु के टुकड़े का वास्तविक भार क्या होगा, धातु के टुकड़े का वास्तविक भार क्या होगा, ठीक है। आपके ऑप्शन क्या क्या है, देखिए इसके ऑप्शन क्या क्या है। आपको ऑप्शन में है 25 ग्राम, 30 ग्राम और क्या है 35 ग्राम, 35 ग्राम 40 ग्राम, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शन हो गए। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। तो देखिए इसमें आपको क्या क्या पूछा है, इसमें कहा कि धातु का जो टुकड़ा है वो पानी में कितना दिखा रहा है, 25 दिखा रहा है, और दूसरा एक द्रव है जिसमें वो 26 दिखा रहा है, और दूसरे द्रव का आपको अपेक्षिक घनत्व दिया। तो क्या इस सारे फॉर्मूले में से आपको कोई ऐसा फॉर्मूला दिख रहा है जो इन चीजों को बता सके। तो यहाँ पर देखिए पहले तो ये भार दिया गया है पानी में, और यहाँ पर भार दिया गया है किसमें, द्रव में, और अपेक्षिक घनत्व दिया गया है। तो अगर हम फॉर्मूला ढूंढेंगे तो वस्तु का घनत्व तो ये वस्तु से है, उसके मतलब नहीं है, वस्तु का जल है इधर, फिर है इधर है। तो हम ये अगर ढूंढते देखेंगे तो हमको यहाँ पर द्रव का ये अपेक्षिक घनत्व दिख रहा है, और उसके साथ साथ दिख रहा है द्रव में
द्रव में वस्तु के भार में कमी और जल में वस्तु के भार में कमी। तो द्रव में वस्तु के भार में कितनी कमी आई और जल में कितनी कमी आई, दोनों साथ में। तो द्रव और जल जब दोनों देगा तो हम इस फॉर्मूले के पास में आएंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि द्रव में, मतलब ये फॉर्मूला लगाने के लिए हमको क्या चाहिए, द्रव में वस्तु के भार में कमी पूछ रहा है। लेकिन यहाँ पर ये क्या दिया गया है, यहाँ पर यह दिया गया है 25 ग्राम महसूस हो रहा है। ठीक है, मतलब कि जितना भी वजन है वो कितना महसूस हो रहा है, 25 का। तो उसमें कमी कितनी हुई होगी, जितना उसका एक्चुअल होगा और उसमें से 25 माइनस कर देंगे तो उसमें पता चलेगा कितना कम महसूस हो रहा है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि अगर वो 30 का रहा होगा, मान लीजिए कि अगर वो 30 का रहा होगा तो 25 महसूस हो रहा है। कह रहा है ना कि पानी में कितना लग रहा है हमको, 25 पता चल रहा है। ठीक है, तो 25 लग रहा है तो 5 की उसकी कमी होगी, तो हम वही तो मानेंगे कि ये एक्चुअल में कितना है। तो हमने माना कि, माना मतलब हम लिखेंगे कि माना इसका वास्तविक भार जो है, वास्तविक जो भार है इसका वो कितना है, x। ठीक है, वास्तविक भार x है। तो अब हमको ये पता चल जाएगा कि पानी में ये कितना जो है, मतलब जब हमने पानी में डाला तो इसमें कितने की कमी आई। तो पानी में कितने की कमी आई, पहले फॉर्मूला इसको लिखते हैं। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है द्रव का आपेक्षिक घनत्व। तो द्रव का आपेक्षिक घनत्व, और अपॉन में क्या लिखेंगे, अपॉन में लिखेंगे, चलिए इसमें ज़्यादा लिखते नहीं है, बस इसे डायरेक्ट ही कर लेते हैं। लिखा है कि द्रव में वस्तु के भार में कमी। तो द्रव में कितनी कमी आई, तो द्रव में जब हमने डाला तो कितने का पता चल रहा था, 26 का। और जबकि वो था कितने का, जबकि वो था x का, यानी कि वास्तविक उसकी इतनी थी। तो कमी कितनी की आई, x माइनस 26 आई कि नहीं आई, x माइनस 26 आया होगा। जल में कितनी की कमी आई, वास्तव में वो कितने का था, x में था, लेकिन पता कितना चल रहा था, 25 का। तो यही तो दोनों में कर देंगे माइनस। ठीक है, और हमको पता है द्रव का अपेक्षिक घनत्व तो कितना दिया है, द्रव का अपेक्षिक घनत्व 0.80 दिया है। ठीक है, इतना दिया है, या फिर 0.8 भी हम इसको कह सकते हैं। तो बस इसको सॉल्व कर लेना, x की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, बस समझना है कि हमको कैसे करना है इसको। तो देखिए यहाँ से क्या जाएगा आपका, ये 8/10 इसको लिख सकते हैं। तो और इसको क्या कर सकते हैं, ये तो आपका सेम वही रहेगा, x माइनस 26 और x माइनस 25। तो यहाँ से इसको कट करके हम 4/5 भी लिख सकते हैं। देखिए 4/5, 4 दूनी 8, मतलब 2 हमने काट दिया, तो यहाँ से 4 कट गया, यहाँ से नीचे 5 कट गया। तो अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। तो इसका इधर कराएंगे तो क्या होगा, 4x माइनस 100। ठीक है, और इक्वल में क्या आएगा, इसका इधर कराएंगे तो क्या आएगा, 5x और माइनस में 26 का कराएंगे 5 में, तो 5 छंग 30 का 0, हासिल लगेगा 1, और नहीं 5 छंग 30 3 लगेगा, और यहाँ से आएगा 5 दूनी 10 3 13, 130 आएगा। ठीक है, ये 5x है। तो इस 4 को इधर भेज दीजिए, इसको इधर लाइए। तो इसको जब इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 130, और ये 100 तो माइनस में ही रहेगा, और ये उधर जाएगा तो x, तो इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 30। तो x की वैल्यू कितना आ रहा है, 30। क्या 30 ये किस में आएगा, ग्राम में। तो 30 ग्राम का ये होगा, बात समझ पा रहे हैं। तो 30 ग्राम का होगा, पानी में डालने पे 25 का पता चल रहा था, इसमें डालने पे 26 का पता चल रहा था। ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ पाए हैं, है ना। तो इधर के जितने फॉर्मूले हैं सबसे क्वेश्चन बनते हैं, ऐसा नहीं कि अभी से बना, अब देखिए तो किसी दूसरे से बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, तो फिर वहां से समझते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेकर के समझते हैं दूसरे से। चलिए नेक्स्ट क्या होगा, चलो हो गया ना। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि किसी द्रव में लकड़ी तैर रही है, किसी द्रव में इस क्वेश्चन के बाद ना क्वेश्चन को लिखेंगे, पहले सारा लिख लेंगे फिर उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें लिखने में समय लगता है ना। तो लकड़ी तैर रही है, उसका 3/5 भाग द्रव की सतह से ऊपर
उठता या फिर उठा रहता है, ऊपर रहता है। कभी कभी कैसे राइटिंग हो जाती है मेरी, बार बार उसको हटाना पड़ता है, कोई बात नहीं है। यदि यदि लकड़ी का आपेक्षिक अब लोग ऐसे लिख लिख करके पढ़ने में मजा नहीं आता क्या? सब जल्दी जल्दी भागते रहो, ऐसे मजा आता है। ठीक है, समझ समझ के चलिए थोड़ा सा। ठीक है, आपेक्षिक घनत्व 0.78 हो तो द्रव का आपेक्षिक घनत्व, अच्छा लकड़ी का बताया और पूछ किसका रहा है, द्रव का आपेक्षिक घनत्व होगा ऑप्शन 1.78, 1.33 और उसके बाद क्या है 1.95। ठीक है, ये आपके पास में ऑप्शन है। क्या क्वेश्चन पूछा है भाई साहब? क्वेश्चन पूछा है कि किसी द्रव में लकड़ी तैर रही है, ठीक है, और जो लकड़ी तैर रही है उसका इतना भाग जो है ऊपर दिखाई दे रहा है सतह पर। भाई ऐसा तो है, तो हो सकता है कुछ डूबी हो और कुछ दिख रही हो, तो इतना उसका भाग ऊपर की तरफ सतह पर ऊपर रहता है, दिख रहा है। ठीक है, यदि लकड़ी का अपेक्षिक घनत्व तो ये है और द्रव का घनत्व आपको बताना है। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? अपेक्षिक घनत्व आपको दिख रहा है इधर द्रव का, और इधर किसका, मतलब द्रव का पूछा है और अपेक्षिक घनत्व दिया है लकड़ी का, तो ये वस्तु का अपेक्षिक घनत्व और यहाँ पे ये वस्तु का घनत्व और ये, लेकिन इसमें क्या दिया है कि ये कितना भाग डूबा है कितना भाग नहीं डूबा है। तो जब इस तरीके से आएगा कितना डूबा है कितना नहीं डूबा है, तो आप अपेक्षिक घनत्व वाले सेक्शन में नहीं रहेंगे, फिर आप इस वाले में आएंगे, यहाँ पर इसका भी तो काम है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फॉर्मूला हमने लिखा है, जब कोई चीज़ डूबती है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला बनता है। तो देखिए, जब कोई चीज़ डूबती है तो ठोस भाग का डूबा हुआ भाग यहाँ पर, मतलब जितना अंदर डूब चुका है, और उसका कुल भाग जितना यहाँ पर है, और अपॉन में ठोस का घनत्व और द्रव का घनत्व। बस यही तो हमको चाहिए था, ठीक है। सेम देखिए वही चीज है, डूबा हुआ घनत्व हमको पता है कितना होगा, निकाल लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर कुल भी निकाल लेंगे, और ठोस का घनत्व दिया है, देखिए लकड़ी का घनत्व दिया है, और हमको द्रव का बताना है, तो ये बताना है, आगे ना काम है ना। चलिए कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले ये देखते हैं कि लकड़ी का डूबा हुआ आयतन कितना होगा। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, लकड़ी का डूबा हुआ घनत्व कितना है, क्योंकि ये जो बता रहा है, ये बता रहा है कि लकड़ी कितना ऊपर है, डूबा वाला नहीं बता रहा है। तो टोटल कितना होता है, टोटल भाई किसी चीज में एक ही भाग होता है ना, टोटल किसी चीज में कितना भाग होता है, एक भाग होता है। तो एक भाग में से ये आपका टोटल भाग है लकड़ी का कुल भाग। ठीक है, यानी कि कुल आयतन मान सकते हैं, कुल भाग मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि लकड़ी का कुल भाग बराबर क्या हो जाएगा, एक। ठीक है, टोटल एक ही भाग है। ठीक है, तो अब यहां से मानेंगे कि डूबा हुआ भाग, तो डूबा हुआ भाग कितना होगा भाई, जितना ऊपर है उसको हम कुल में से घटा दे। ठीक है, तो कुल इतना है, उसमें से जितना ऊपर होगा उसको घटा दे, तो खुद ही आ जाएगा कि नीचे कितना होगा। तो ऊपर कितना है भाई, 3/5 है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 5 एकम 5, 5 जाएगा तो 2/5 आएगा। यानी कि इतना भाग जो है उसका पूरा टोटल डूबा हुआ है। क्या है, इतना भाग उसका टोटल डूबा हुआ है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से अपना फॉर्मूला लगा सकते हैं कि डूबा हुआ भाग कितना है, 2 और बटे में 5, और अपॉन में क्या आएगा, ठोस का कुल भाग कितना है, 1 है। अब यहाँ पर आयतन लिखा हुआ है, तो आयतन मतलब उसका भाग ही तो होगा, है ना। आयतन कह दीजिए या फिर उसका भाग कह दीजिए, दोनों चीज से में। तो अब ये किसके बराबर होगी, ठोस का घनत्व क्या है, 0.78। 0.78 आगे कुछ दिया ही नहीं है, यूनिट नहीं दिया, तो इसमें भी यूनिट नहीं दिया है। ठीक है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं। और द्रव का घनत्व आपको निकालना है, तो द्रव का घनत्व नहीं पता है तो इसको लिख लीजिए, द्रव का घनत्व। अब आप द्रव का घनत्व यहाँ से नहीं निकाल पाएंगे, यहाँ से निकालना कैसे, इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए,
तो इसको इधर ये देखिए, ये टोटल, इसको क्या लिख सकते हैं, इसमें से 1 हटा करके इसको डायरेक्ट हम 2/5 ही तो लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का मतलब ही नहीं कुछ। तो इसको हम इधर भेजते हैं, इसको टोटल इधर भेजते हैं। तो इसको जब हम इधर भेजेंगे टोटल, तो यहाँ से आ जाएगा द्रव का घनत्व, और इधर आएगा तो क्या होगा, यहाँ पर 2/5 था तो 5 ऊपर जाएगा और 2 नीचे रहेगा। ठीक है, क्योंकि 2 आपका ऊपर था तो नीचे आता है, जो नीचे रहता है ऊपर जाता है। डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई, डिवाइड में। तो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, 2 से इसको हम कट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर आएगा 0.3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18, इतना आएगा। अब आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 5 9 45 के 5 हासिल लगेगा, 45 का 5 भाई हासिल लगेगा 4 कैरी। ठीक है, अब 5 तिहाई 15, 15 3 5 तिहाई 15, 15 15 4, 15 4 होता 19 और 2 अंक के बाद डेसिमल, तो ये आ जाएगा 1.95। आपके ऑप्शन में है कहीं पर, ये है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है कि नहीं ठीक है, अरे ठीक है ना, ठीक है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, आ गया है समझ। ठीक है, अब इसके और भी क्वेश्चन जो है हम लोग लगाने वाले हैं, तो इस क्वेश्चन को पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं, क्योंकि अगर लिखेंगे नहीं तो फिर यहाँ पर जगह नहीं बचेगी और जिसकी वजह से समय लगेगा। तो देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चंस लिख दिए हैं, कुछ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले इसको सॉल्व करते, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ये है राजा वाला, है ना, राजा का क्वेश्चन है। राजा के ताज का भार, ताज जानते हैं ना, उसका एक मुकुट होता है। ठीक है, उसका मुकुट का भार 10 kg था। पानी में इसका भार जो है, पानी में इसका भार 0.55 किग्रा कम हो जाता है। मतलब कि जब हम उस चीज को पानी में डालते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि इसका इतना भार जो है कम हो चुका है। ताज धातु ए और बी का बना है, क्योंकि जो मुकुट वगैरह होता है केवल एक धातु का नहीं बना होता, उसमें हजारों धातु लगी होती हैं, तरह तरह का हीरा जवाहरात लगा होता है, लेकिन इसमें केवल 2 धातु को बना है कि ए और बी धातु का बना है, जिनका यहाँ पर आपेक्षिक घनत्व 10 और 20 था। यानी कि पहले वाले का ए का आपेक्षिक घनत्व 20 है और बी का आपेक्षिक घनत्व 10 है। ठीक है, इतना है। ताज में धातु का भार क्या था, मतलब ताज में धातु ए का भार क्या था, ए का पूछ रहा है क्या है, टोटल मिलाकर के कितना है, 10 kg है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम मान लेंगे कि ए का जो भार है, ए का जो भार है वो क्या मान लेंगे, ए का भार हमने मान लिया कि x है, क्या है, x मान लिया। तो जब a का भार हम x मान लेंगे तो b का भार कितना आएगा, b का भार कितना आएगा, b का भार 10 - x आ सकता है क्या, बिल्कुल आ जाएगा, है ना भाई। इसका हमने x मान लिया तो इसका 10 - x आएगा, क्योंकि टोटल 10 है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद ये बताया गया कि इतना जो है वहां पर कम हमको महसूस होता है। ठीक है, पानी जो है इतना हमको कम महसूस होता है, उसका भार पानी में जो हमारा मुकुट है उसका 0.55 किग्रा भार कम महसूस होता है। और हम जानते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है, हमने आपको बताया कि आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि पानी में जितना आपको मतलब कि पानी, जैसे कोई चीज आप पानी में डालते हैं, ठीक है, तो उसके भार में कुछ कम, मतलब कमी आपको महसूस होती है, आभासी कमी आपको महसूस होती है। वो जो कमी होती है वो किसके बराबर होती है, उस वस्तु के द्वारा हटाए गए जल या फिर द्रव, मतलब द्रव कह सकते हैं फिर जल कह सकते हैं, जल की बात है तो जल, नहीं तो द्रव, तो द्रव के हटाए गए भार के बराबर होती है। मतलब कि जो उसमें कमी आती है, उसके वजन में जो उसके भार में कमी आती है वो उस जल के हटाए गए भार के बराबर होती है। तो यहाँ पर कमी कितनी दिख रही है, कमी कितनी दिख रही है, 0 पॉइंट कितनी दिख रही है, देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं 0.55 दिख रहा है। तो ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, या फिर हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट कि भार में कमी बराबर किसके होगी, भार में कमी किसके बराबर होगी, हटाए गए जल के भार के बराबर, जल के भार के बराबर होगी। भाई भार की कमी कितनी होगी, जितना जल हमारा हट रहा है उसका जो भार होगा वही इसके भार में कमी होती है किसी भी चीज के लिए। आर्किमिडीज का सिद्धांत है, इसी पे तो हम लोग काम कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर
हमको ये पता चला कि इसका भार इतना है, इसका भार इतना है। अब कोई चीज़ जब हम अभी हम आपको बता रहे थे कि जब कोई चीज़ हम किसी चीज़ के अंदर डालते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास ये शीशी है, ठीक है, ये मार्कर की शीशी है, तो अगर मान लीजिए किसी बाल्टी में पानी भरा हुआ है और हम इस शीशी को उसके अंदर डुबोएंगे तो वो ये शीशी जो है अंदर जा करके कितना पानी हटाएगी, जितना इसका आयतन होगा उतना ही तो हटाएगी, जितना इसका वॉल्यूम होगा वही तो हटाएगी। तो इसका जितना वॉल्यूम है वही हटाएगी। तो अगर हम इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं तो हमको पता चल जाएगा कितना हम भार हटा रहे हैं। तो यहाँ पर हमको ये चीज़ दी है। अब हम ये पता कर ले कि ये जो हमारा मुकुट है अंदर जाकर के कितना भार मतलब कि कितना पानी हटा रहा है, ठीक है, कितने वॉल्यूम का। कहने का मतलब कि हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो देखिए हमको भार दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर क्या दिया गया है, भार दिया गया है। तो भार से हम यहाँ पर आयतन निकाल सकते हैं। किसका निकाल सकते हैं, ए का निकाल सकते हैं। पहले ए का आयतन, तो ए का आयतन हमारे पास क्या आएगा, x, और बटे में क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर घनत्व। घनत्व क्या है आप जानते हैं, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास आयतन निकालना है तो आयतन को इधर भेज देंगे और घनत्व को इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास। और ये भार हमने माना है तो ये आ जाएगा फार्मूले से, ठीक है। तो आयतन ये आ गया। अब उसी तरीके से बी का अगर हम देखेंगे तो बी का आयतन क्या आएगा, बी का आयतन आएगा, बी का भार यानी कि 10 - x अपॉन में उसका घनत्व 10 है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि टोटल घनत्व कितना, टोटल आयतन कितना है, यानी कि जो मुकुट है उसका टोटल आयतन कितना है, क्योंकि यही दोनों आयतन मिल करके टोटल आयतन बनाएंगे और यही टोटल आयतन जो होगा उतना जितना जल होगा वो हटाएगा, और वही चीज़ किसके बराबर होगी, लास्ट में भार की कमी के बराबर होगी। तो इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर सब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा x और बटे में 20। थोड़ा सा बोलते बोलते ना क्या होता है कि 1-2 घंटे बोलने में हालत जो है एकदम मतलब कि समझ लीजिए कि मुंह की हालत एकदम ख़राब हो जाती है कि लगता है कि अब नहीं बोलना है, गला दर्द करने लगता है ना। तो देखिए, तो यहाँ पर क्या आएगा, इसका एलसीएम 20 आएगा 20, और इसके बाद यहाँ से 20 मतलब x आएगा प्लस, और इतनी गर्मी भी होती है, और यहाँ पर हो जाएगा 20 - x, ठीक है, ये आ जाएगा। ये कैसे आ गया, देखिए यहाँ से इसको जब डिवाइड किया 2 आया तो 2 से मल्टीप्लाई टोटल में होगा, तो टोटल में 10 में हुआ तो 20 हो गया, x में हुआ तो 2x हो गया, ठीक है, ये आपका 2x है, ठीक। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से सॉल्व इसको अगर आप करेंगे तो ये आपका टोटल आएगा 10 नहीं आएगा, यहाँ से आपका ये 20 आएगा, ये आएगा आपका 20, और ये चीज़ इसमें घट जाएगी तो ये -x और अपॉन में 20 इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद ये किसके बराबर होगा, ये आपका टोटल आयतन आ गया। तो टोटल आयतन जितना होगा वही ये हटाएगा उतना भार, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको हम इसके इक्वल रखेंगे। तो ये भार में कमी कितनी हो रही है, भार में कमी हो रही है 0.55, और ये कितना यहाँ से जल हटा रहा है, इतना ही हटा रहा होगा जितना उसका आयतन होगा। तो यहाँ पर 20 माइनस कितना हो जाएगा, 20 - x, और अपॉन में क्या आएगा 20, ठीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर 1, इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा ये 20 - x इक्वल में इस चीज़ को इधर भेजेंगे तो यहाँ से जाएगा तो क्या होगा, ये आएगा आपका 5 दूनी 10 और 10 1 11 इस तरीके से आएगा, ठीक है। और इसके बाद एक 2 संख्या के बाद ये लगेगा तो टोटल ये 11 आपका आ जाएगा, है ना। मतलब किसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट इधर खिसकेगा, 11 आ जाएगा, और यहाँ 20 है तो 11 आ गया। अब यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो x को उधर भेज दीजिए, 11 को इधर भेज दीजिए, तो इधर से 20 - 11 और इक्वल में x। तो x इक्वल कितना आ रहा है, 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 9 आ रहा है। 9 क्या आ रहा होगा, 9 आपका किग्रा आ रहा होगा। तो 9 आपके ऑप्शन में कहीं पर है, ये 9.45 है, 10 है, ये 9.00। देखिए ऑप्शन किस तरीके से दिया है, ठीक है, ये आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा इसको कैसे हमने किया, क्या हमने दिमाग लगाए, पहले हमने भार से आयतन निकाल लिया, आयतन को हमने देखा किसके बराबर होगा, उसको रख दिया, आ गया आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस तरीके के जो क्वेश्चन है ना, बच्चे पढ़े नहीं होते हैं, और पढ़े नहीं होते तो फिर वहाँ पर लगा नहीं पाते हैं, यही होता है, ठीक है, छोड़ देते हैं बहुत सारे टॉपिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, नेक्स्ट हमारे पास में है ये वाला क्वेश्चन। तो इसमें है कि एक लकड़ी जिसका द्रव्यमान 4 किग्रा है, एक लकड़ी है जिसका द्रव्यमान कितना है, 4 किलो है, 4 किग्रा है, तथा घनत्व इतना है। अच्छा, पानी में तैर रही अधिकतम अतिरिक्त द्रव्यमान
वह टिका सकती है। अच्छा, मतलब कि यहाँ पर क्या बताना है आपको, एक लकड़ी है जो 4 किग्रा की है, उसका घनत्व तो दिया है 600 और उसके बाद ये बता रहा है कि ये पानी में तैर रही है। ठीक है, पानी में तैर रही होगी। अब ये बोल रहा है कि भाई अगर आप लकड़ी तैर रही है, उसके ऊपर कुछ रखते हैं तो वो थोड़ा सा दबेगी, फिर रखते हैं तो फिर दबेगी, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा कुछ रख देंगे तो एकदम डूब जाएगी। ठीक है, जैसे कि नाव होती है, नाव पे ऐसा है कि कुछ लिमिटेड आदमी जो है बैठ सकते हैं। नाव भी तो एक तरीके की तैरती नहीं, लकड़ी ही है, तो उस पर लोग बैठते हैं, उस तरीके से बनाया गया होता है। लेकिन अगर चाहे तो हम लोग 1000 लोग एक छोटी सी नाव पर बैठ जाए, या फिर अगर हम कहें कि 50 लोग बैठ जाए एक नाव पर, 20 लोग बैठ जाए, तो नहीं हो सकता, 3-4 लोग बैठते हैं छोटी नाव पर। तो यहाँ पर वो कितना टिका सकती है एक्स्ट्रा वो पूछ रहा है, यानी कि जो लकड़ी है वो तो अपना भाई उसका खुद का भी तो एक वेट होगा, तो उसकी बात नहीं हो रही, उसके एक्स्ट्रा कितना ये टिका सकती है वही आपसे पूछ रहा है। ठीक है, कितना टिका पाएगी। तो देखिए, अब ये सब क्वेश्चन किसके लिए जरूरी हो जाते हैं, नाव बनाने के लिए जरूरी हो जाते हैं कि ये नाव इस तरीके से बनी हुई है, कितना वजन झेल सकती है। ठीक है, तो हर चीज़ बहुत जरूरी होती है। तो देखिए यहाँ पर कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो एक लकड़ी जिसका द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान यहाँ पर आपको दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर द्रव्यमान दिया है और घनत्व दिया है, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, आयतन निकाल सकते हैं। बिल्कुल, तो लिखेंगे लकड़ी का आयतन। लकड़ी का आयतन कितना होगा, आयतन बराबर क्या होता है, द्रव्यमान, आयतन क्या होता है भाई, द्रव्यमान बटे घनत्व हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि घनत्व बड़ा द्रव्यमान बटे आयतन होता है, तो आयतन उधर जाएगा तो घनत्व इधर आ जाएगा। तो ये आपका आएगा 4, यानी कि आपका यहाँ पर द्रव्यमान लिख दे, क्या द्रव्यमान और बटे में यहाँ पर घनत्व। तो द्रव्यमान कितना है 4 और घनत्व कितना है 600। ठीक है, इसको अगर हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, वो ये कट जाएगा, तो 15 चौको 60, तो ये 15 और ये 0। ठीक, तो टोटल आपका ये आ जाएगा 1/150। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, ये लकड़ी का आयतन आ जाएगा। ठीक, तो ये लकड़ी का आयतन आ चुका है आपका। ये किस में आएगा, मीटर क्यूब में आएगा कि नहीं आएगा, ये आपका मीटर, छोड़िए इसको जाने दीजिए, पहले इतना लिख लीजिए कितना आएगा, बस इसको सॉल्व करना है ना। तो इसमें आ गया, तो इसके बाद इसको हम, आयतन आ चुका है। अब आयतन आ चुका है तो आयतन से हम क्या निकाल सकते हैं, इसका आयतन से निकाल सकते हैं कि वो कितना जो है पानी में डूबने के बाद कितना वेट नीचे लगा रही होगी। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ से आयतन से इस चीज़ को अगर निकालने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर ऐसा कुछ दिया नहीं कि कितना यहाँ पर पानी हटा रहा है, जिस तरीके से इसमें दिया था तो यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, हम इस आयतन से हम क्या करेंगे, यहाँ क्या निकालेंगे, अब आयतन को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, फिर से ये भार आ जाएगा कि जितना भार वो पानी पे लगा रही होगी, क्योंकि इस तरीके से इसमें कुछ भी ऐसा लिखा नहीं है ना। तो क्या करेंगे, हम इसको फिर से इसके पानी के घनत्व से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको ये पता चल जाएगा कि कितना भार ये झेल सकती है, यानी कि डूबने पर। ठीक, ऐसा लिख सकते हैं कि पूरा डूबने पर, क्या लिख सकते हैं, पूरा डूबने पर भार जो है, ठीक है, या फिर हटाए गए जल का जो भार होगा, हटाए गए जल का भार। बहुत ज़्यादा गर्मी है, मन कर रहा है क्लास बंद कर दे। चलिए, तो ये भार है। ठीक है, तो इसके बाद क्या है कि ये चीज़ हो गई, तो यहाँ से कितना आएगा, ये आएगा 1/150 और मल्टीप्लाई से पानी का यहाँ पर डेंसिटी, तो पानी की डेंसिटी कितनी होती है 1000। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे कट जाएगा, और इसको कट कर दीजिए 5 से, तो 5 से कट करेंगे तो ये 20 आएगा, और यहाँ से 5 3 15, तो ये 20/3 इतना आ जाएगा, इसका इतना भार आ जाएगा। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि पूरा डूबने तक में वो इतना जो है भार झेल सकती है, इतना पूरा, जब तक वो डूबेगी नहीं। ठीक है, इतना भार जो है झेल सकती है पूरा डूबने तक, यानी कि इतना भार लगाना पड़ेगा उसको डुबाने के लिए। तो अब उसमें डुबाने के लिए इतना भार लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब उसमें कितने कितने भार लग रहे हैं, एक भार तो उसका लग रहा है खुद का। ठीक है, एक भार उसका लग रहा है खुद का, जिसको हम लोग m कह रहे हैं, उसका द्रव्यमान खुद का कहाँ गया, 4 kg का ये। और पूछ रहा कि एक्स्ट्रा और हम इस पे कितना रख सकते हैं। तो हमने कहा कि मान लीजिए कि इसमें एक्स्ट्रा जो है, या फिर ऐसे पहले लिख दीजिए कि माना अतिरिक्त भार जो हम रख सकते हैं इसमें, अतिरिक्त भार
बराबर W। ठीक है, इसको हमने W मान लिया, X मान सकते थे, कुछ भी मान सकते थे, भार है तो हमने W मान लिया। तो यहाँ से अतिरिक्त भार मतलब कि M तो झेलेगा ही और साथ साथ W भी ये झेल सकता है, और यही तो हमने कहा कि ये जितना झेल सकता है ये अधिकतम भार, ठीक है, इतना भार झेल सकता है। तो ये और ये दोनों मिल करके टोटल वो भार हुआ जिसपे ये पूरा डूबने लगेगा, यानी कि अधिकतम इतना होगा, जब तक डूबेगी नहीं, इससे थोड़ा ज्यादा होगा तो फिर डूब जाएगी। तो कहने का मतलब इतना झेल सकती है, तो ये जो होगा टोटल किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा कि नहीं, समझिएगा फिर से अगर कंफ्यूज हो गए तो। ये वो भार है जो ये टोटल झेल सकती है लकड़ी, ठीक है। अब लकड़ी पे कितना लग रहा है, लकड़ी पे खुद का लग रहा था तो डूब नहीं रही थी, लेकिन हमने कहा कि कुछ और लगाते हैं जिसपे मतलब डूबने की सिचुएशन आ जाए, ठीक है। तो हमने कहा कि अच्छा W इसमें जोड़ देते हैं, तो W जोड़ा तो फिर हमने कहा कि अच्छा एकदम वो सिचुएशन के बराबर आ गई, क्योंकि अभी तक कंडीशन ये थी क्योंकि वो तैर रही थी, तो ये तो टोटल भार था जितना वो झेल सकती है, और इस पर लग कितना रहा था, इतना, तो ये ज्यादा था, तो यहाँ पर वो तैर रही थी। लेकिन हमने कहा कि नहीं, इसको इसके इक्वल रखो, जब तक डूबे नहीं तब तक उस पर भार बढ़ाते जाओ। तो कितना भार बढ़ेगा वही चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने भार मान लिया कि W भार बढ़ेगा, और उसको हमने इसके प्लस में करके रख दिया। तो अब हमको M की वैल्यू पता है, तो M की वैल्यू क्या है, 4 kg। तो यहाँ से हम एक बार चलिए लिखा रहने देते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 4 रख सकते हैं, 4 को जब उधर ले जाएंगे तो इधर केवल W बचेगा, और इधर आएगा 20/3 माइनस 4, ठीक है, इस तरीके से। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको 4 तिहाई 12, और यहाँ से ये घट जाएगा तो कितना होगा, 12 घटेगा तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो 8/3 यहाँ से आ जाएगा आपका, ठीक है। ये कितना आ रहा है, 8/3। तो 8/3 आएगा। तो अब यहाँ से कुछ कन्वर्ट इसको करेंगे, ठीक है, हो जाएगा। 3 से करेंगे, 3 तरीका 9 नहीं होगा, तो यहाँ से 2 से करेंगे तो 2 तिहाई 6, तो 2 बचेगा, और फिर पॉइंट लगा दिए तो 0, तो 6 तरीका 18, फिर से 6, तो ये बार बार 6 चलता जाएगा, ठीक है। तो ये 2.66 आ रहा है, इतना आ जाएगा केजी, यानी कि इतना केजी जो है हम रख सकते हैं उसके ऊपर, तब जाकर के वो लगभग डूबने की सिचुएशन पे आ जाएगी, ठीक है। चलिए इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट करके उसको नोट कीजिए, और ज़्यादातर ये कोशिश कीजिए कि आप लोग साथ में लगाते चलिए, ठीक है, क्योंकि स्क्रीनशॉट वाला फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि क्लास डेली चलती है, और जो बच्चे पीछे छूटेंगे फिर वो, या तो देखिए, या तो अपना छोड़िए कि नहीं भाई हमको सिलेक्शन ही नहीं लेना है, छोड़ जाओ, और या तो फिर आप मन लगा करके पढ़ाई कीजिए जितना समय बचा हुआ है, ठीक है। चलिए ये 2 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए। तो क्वेश्चन है कि एक 40 ग्राम वजन के चीनी के टुकड़े पर, इस चीनी का टुकड़े की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पर एक 40 ग्राम वजन के चीनी का टुकड़ा है, 40 ग्राम का, ठीक है, और पर 0.96 अपेक्षित घनत्व की इतना ग्राम मोम से लेप किया गया, मतलब कि चीनी का जो टुकड़ा है उस पर मोम ऐसे लपेट दिया गया, मोम समझते हैं ना, मोमबत्ती जिसकी बनती है उसका, ठीक है। तो यहाँ पर उसको लपेट दिया गया चीनी के टुकड़े के ऊपर, ठीक है। यदि लेपित टुकड़े का भार जल में इतना ग्राम हो जाता है तो चीनी का यहाँ पर आपको अपेक्षित घनत्व पूछा है, ये क्या होगा। तो चीनी का आपसे पूछा है अपेक्षित घनत्व, तो चीनी का अपेक्षित घनत्व कैसे निकलेगा भाई, चीनी का पहले जो हमको क्वेश्चन दिया है वही डायरेक्ट आते, चीनी का घनत्व, ठीक है। तो ये कितना आएगा, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। आपको द्रव्यमान कितना दिया है, आपको देखिए, आपको चीनी का निकालना है ना, तो आपको बस चीनी का द्रव्यमान लेना पड़ेगा। तो चीनी का द्रव्यमान 40 दिया है, ठीक है, 40 दिया है, और आपको आयतन नहीं दिया है। तो जब तक आयतन नहीं मिल जाता तब तक हम इस चीज को फाइंड नहीं कर सकते। जब तक द्रव्यमान तो हमको दिया है 40 ग्राम, ठीक है, आयतन हमको नहीं दिया है, और जब तक आयतन नहीं मिल जाता तब तक हम इसको नहीं निकाल सकते। तो आयतन कैसे निकालेंगे चीनी का, ठीक है। तो चीनी का आयतन निकालने के लिए हमको ये पता करना पड़ेगा कि यहाँ पर पहले हम ये देखते हैं, क्योंकि चीनी और इसको यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। तो चलिए जैसे जैसे कह रहा है क्वेश्चन में वैसे करते चलते हैं, फिर देखते हैं कैसे निकलेगा आयतन। तो सबसे पहले है कि 40 ग्राम चीनी है और यहाँ पर इतना ग्राम मोम है, तो दोनों को जुड़ने पर
मतलब कि चीनी प्लस मोम, चीनी प्लस मोम बराबर कितना हो जाएगा, इनका वजन कितना होगा, वजन कितना होगा, ये टोटल आपका हो जाएगा 40 प्लस 5.76, ठीक है, ये आपका आ जाएगा 45.676 ग्राम, ठीक है, इतना ग्राम, ये आपका आ गया। तो अब देखिए ये चीज तो दोनों को जोड़ने पे आई। इसके बाद कह रहा है कि यदि लेपित टुकड़े को भार, मतलब कि जो लेपित टुकड़ा है उसको अगर जल में डाल दिया जाता है, पानी में डाल दिया जाता है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 14.76 का। और देखिए इस तरीके से नंबर लिखे गए हैं तो आप कंफ्यूज हो जाए कि यहाँ पर 45, यहाँ पर 14, 7, उसी तरीके से नंबर यहाँ पर लिखा जाता है ना, ताकि आपका कंफ्यूजन हो। और देखिए साथ साथ इस तरीके से यहाँ पर मटेरियल लिया गया है कि चीनी ली गई है और मोम ली गई है, यहाँ पर जो है वो पिघलने की कोशिश करेगी। बच्चे तो ले यार तो चीनी तो सब पिघल जाएगी पानी में, तो फिर क्या होगा, तो वो सोचेंगे यार हमसे नहीं होगा, फिर उसको हटा देते हैं, ठीक है, यही थिंकिंग करके क्वेश्चन दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ये पानी में कितना हो जाता है, पानी में कितना हो जाता है, 14 हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि इसका जो है आभासी भार जो होगा चीनी और मोम का, चीनी प्लस मोम लिख देते हैं, चीनी प्लस मोम का पानी में आभासी भार क्या हो रहा है, आभासी भार कितना आ रहा है, यहाँ पर कितना पता चल रहा है, 14.76 ग्राम, ठीक है, इतना पता चल रहा है, जबकि एक्चुअल में इतना है। तो यहाँ पर हम ये पता कर सकते हैं इन दोनों को घटा करके कि कितना इसके भार में अंतर आया, ठीक है, ये हम पता कर सकते हैं कि इसके भार में कितना अंतर आया। तो यहाँ पर हम ये पता कर सकते हैं कि इसके भार में कितना अंतर आया, तो हम लिख सकते हैं भार में अंतर, ठीक है भाई, हमको ये पता चल रहा था वो था एक्चुअल में, ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, घटाते हैं 45 और माइनस में कि कितने का यहाँ पर डिफरेंस आ गया भार का, ठीक है, पानी में जाने की वजह से। तो इसको जब इसमें से घटाएंगे तो ये लगभग है यहाँ से 1, यहाँ से 3, तो 31 ग्राम आएगा, क्या आएगा, ये 31 ग्राम। तो 31 ग्राम आ रहा है, और 31 ग्राम ये आपका कोई आयतन तो है नहीं, ये तो द्रव्यमान जैसा है, तो इसको हमको आयतन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आयतन में इसको हमको चेंज करना पड़ेगा। तो ये ग्राम में है, और ग्राम में, और ये पानी की बात है, तो जिस तरीके से इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, वहां पर जब वो वजन आया था तो उसको हमने चेंज किया था डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, यही वाला कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, पानी के लिए लगा रहे हैं, यहाँ के लिए नहीं तो बाहर के काम है, तो यहाँ के लिए लगाएंगे तो हमको ये पता चलेगा कि इसका जो है आयतन कितना है, ठीक है, आयतन कितना है, तो आयतन ही तो हमको निकालना है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि आयतन बराबर, अब ये किसका आयतन होगा, ये किसका आयतन होगा, इसमें दोनों है, मतलब कि आपका मोम भी है और चीनी भी है, इसमें मोम भी है और चीनी है, दोनों जुड़ करके तो आया है ना, ये देखिए दोनों का जुड़ा हुआ, तब इसमें से घटा रहे हैं, ठीक है, और इसमें से ये जो बताया हुआ है 14, ये देखिए लिखा है कि लेपित टुकड़े का, यहाँ पर तो लेपित मतलब दोनों जब एक दूसरे से साथ में आ जाते हैं तब, ठीक है। तो अब यहाँ पर आयतन क्या होगा, इसका आयतन बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे डेंसिटी के साथ, 31 गुणित 1 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पानी की डेंसिटी जो होती है अगर ग्राम में आप देखेंगे तो वो क्या होती है, 1 होती है, ठीक है, 1 होती है। तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा सेंटीमीटर में, किस में कन्वर्ट होगा, मीटर में, जैसे इसके पिछले वाला मीटर में कन्वर्ट हो रहा था, ये किस में कन्वर्ट होगा, सेंटीमीटर में। तो 31 सेंटीमीटर क्यूब ये इसका आयतन आ गया दोनों का, ठीक है, ये दोनों का मिक्स होकर के आयतन आ रहा है, कितना आयतन आ रहा है, दोनों का मिक्स होकर के आयतन आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से आप लिख भी सकते हैं कि चीनी प्लस मोम
ठीक है। चीनी प्लस मोम का जो है आयतन इस तरीके से 31 आ रहा है। लेकिन हमको क्या चाहिए, केवल चीनी का चाहिए, हमको केवल चीनी का चाहिए। तो मोम का आयतन हमको इसमें से घटाना पड़ेगा। तो मोम का आयतन कैसे पता चलेगा, तो मोम का आयतन निकालने के लिए देखिए कुछ चीजें दी गई होगी। मोम का यहाँ पर क्या दिया गया है, ये दिया गया है कि इसका ये मोम इतनी ग्राम है, मतलब उसका द्रव्यमान दिया गया है और उसका घनत्व तो दिया गया है। तो घनत्व और द्रव्यमान दिया गया है, तो वहां से हम आयतन निकाल सकते हैं। तो अब हम यहाँ लिखेंगे मोम का आयतन, मोम का आयतन, बस मोम का आयतन निकाल लें। तो मोम का आयतन कैसे निकलेगा, मोम का आयतन हमने बताया कि आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, घनत्व इधर आ जाता है तो द्रव्यमान बटे घनत्व हो जाता है। तो द्रव्यमान इसका कितना है, इतना ग्राम है, तो द्रव्यमान हम लिखेंगे 5.76, ठीक है। और घनत्व इसका कितना दिया है, अपेक्षित घनत्व कितना दिया है, 0.96, ठीक है, 0.96 दिया है, ठीक है। तो अब इन दोनों को सॉल्व कर लिया जाए। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा भाई, इसको तो काट कूट करना पड़ेगा, किससे कटेगा, 16 कटेगा क्या, चलिए एक बार देखते हैं। एक बार पहले 2 से काटते हैं इसको, ये 4 से आई थिंक कट जाएगा शायद, 4 से एक बार काटते हैं। तो पहले देखो पॉइंट से पॉइंट कट गया, 4 से काटेंगे तो ये आपका 4 एकम नहीं 4 एकम नहीं, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16 यहाँ पर आ गया, ठीक है। और अगर इसको काटेंगे हम 4 से ही काटेंगे तो यहाँ से आएगा 4 एकम 4 और एक बचेगा तो 4 चौक 16, ठीक है, 4 चौक 16 और फिर से एक बचेगा तो यहाँ जाएगा तो 4 चौक 16, ठीक है, यहाँ से कट रहा है। अब फिर से ये 4 से कट सकता है ना, 4 तिहाई 12, हाँ कर सकता है, 4 तिहाई 12, ठीक है। और फिर 2 बचेगा तो यहाँ से फिर से कटेगा 6 चौको 24, ठीक है, 4 से ही। और यहाँ से 4 से काटेंगे तो कितना आएगा, 6 चौको 24, 6 से। फिर यहाँ से इसको काटेंगे तो 6 छंग 36, तो टोटल ये जो आएगा आपका 6 आएगा, ठीक है। कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। 6 क्या आ रहा है, सेंटीमीटर क्यूब, 6 सेंटीमीटर क्यूब ये इसका आ रहा है। तो अब जब दोनों का जोड़ने के बाद आयतन इतना आ रहा था तो मोम का इतना आ गया है, तो अब इसमें आप बताइए चीनी का कितना आएगा, ये तो आप बता ही सकते हैं, ठीक है। तो इधर का कुछ हटा दिया जाए क्या, इधर का कुछ हटा क्वेश्चन हटा देते हैं, ये क्वेश्चन हटा देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, तो यहाँ पर ये हो गया। तो अब इसको क्या करते हैं कि हम लिखेंगे चीनी का आयतन, चीनी का आयतन, ठीक है। और लाइट चली जाए तो फिर क्लास वहीं पर ओवर कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि लाइट जा सकती है, अभी समय उसका हो गया। तो 31 - 6, ठीक है। तो ये जो है कितना आ जाएगा आपका, 25 आ जाएगा। चलिए 25 आ गया, जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। तो अब हमको घनत्व निकालना था चीनी का, तो चीनी का द्रव्यमान कितना है, 40, तो 40/25, इसको कट करेंगे कितना आएगा, 5 8 5 40 और 5 25, तो 8 और 5 यहाँ से कट करेंगे तो 5 एकम 5 और उसके बाद कितना बचेगा, 5 छंग 30, तो 5 छंग 30 1.6, तो 1.6 इसका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका चीनी का घनत्व आ जाएगा, ठीक है। चीनी का घनत्व आ गया, ठीक है, अपेक्षित घनत्व आ गया, ठीक है, इसका आंसर। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन को आप होमवर्क करेंगे क्या, ये वाला क्वेश्चन जो है होमवर्क कर लेंगे तो थोड़ा सा बढ़िया हो जाएगा। बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, हा। चलिए देखिए, इतनी लंबी क्लास हर एक चीज़ सही बताए तो केवल और केवल आपके लिए की जाती है कि भाई जल्दी से जल्दी आप लोगों का सिलेबस ख़त्म हो और फिर हम लोग प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की, ठीक है। क्योंकि किसी भी हालत में हमको एग्ज़ाम को क्रैक करना है, निकालना है, उसको क्वालिफाई करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप जितनी भी ज़्यादा, जैसे कि ये चैप्टर हो गया या फिर कोई चैप्टर हो जाता है तो आप उसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल के, आप उसको लगाइएगा, सॉल्व कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा। हाइड्रोस्टैटिक का ये जो पूरा टॉपिक है, इसके पहले लगभग 2 घंटे की क्लास चली थी, लगभग ये भी 2 घंटे हो जाएगी। तो यहाँ से पूरा ये टॉपिक खत्म होता है। अब इसके बाद हम लोग फिजिक्स का ही कोई नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे ताकि जो फिजिक्स का सिलेबस है वो थोड़ा आगे चले, ठीक है। तो चलिए फिर मिलता है आपसे नेक्स्ट क्लास में। और ये जो वीडियोज़ होती है ना, दोस्तों के पास अपने भेजा कीजिए थोड़ा सा, और जिसको बुकलेट वगैरह चाहिए वो यहाँ पर जो नंबर है वहाँ से दे करके
क्या कर सकता है, चैनल पर जुड़ सकता है। व्हाट्सएप चैनल पे आपको जुड़ना है, ग्रुप पर आपको नहीं जुड़ना है, ठीक है। ग्रुप अब जो है बंद किया गया है, तो आपको चैनल पर जुड़ना और उसके नोटिफिकेशन वगैरह को भी ऑन रखना है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर भी अगर आप नोटिफिकेशन ऑन रखते हैं तो जैसे ही क्लास चलती है आपको वहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो चैनल का नोटिफिकेशन भी ऑन करके रखिए, ठीक है, ताकि जब क्लास चलने लगे 7 बजे तो आपको नोटिफिकेशन आएगी क्लास चलनी है, बैठ करके आपको पढ़ाई कीजिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।